हे गाइस, कैसे हैं आप सब। आई होप यू आर डूइंग वेल। आई एम संदीप, वेलकम टू CSC सर्कल। तो आज हम लोग डिस्कस करेंगे जो करंट अफेयर की जो बात की थी हमने बनाने की। ठीक है, तो ये मई मंथ का जून मंथ का पूरा कंप्लीट करंट अफेयर है ये वाला। ठीक है, क्योंकि मई मंथ का हम लोगों ने पहले मंथ में डिस्कस किया था, अब ये जून मंथ का पूरा मंथली करंट अफेयर है। ठीक है, तो इसमें पूरे मंथ के हमने सेलेक्टेड क्वेश्चंस इसमें इंक्लूड किए हैं जो बहुत ही इम्पोर्टेंट और बहुत मतलब एनालिसिस बेस पे मैंने की एनालिसिस किया, उसके बेस पे इसको मैंने बनाया है। ठीक है, इसमें सारे क्वेश्चन इंक्लूड किए हैं तो बहुत ही इम्पोर्टेंट हैं, और ये एक तरह से आप लोगों का रिवीजन वीडियो भी होगा। और आप लोग जो एक महीने मतलब पूरा महीने पूरे मंथ जो है डेली करंट अफेयर पढ़ते रहते हैं, तो उसका भी एक मतलब जो टेस्ट भी मान सकते हैं, क्योंकि जो पूरे महीने आप लोगों ने पढ़ा है जितना भी, ठीक है, तो उसको अब देखना है कि आप लोगों को कितना आता है। आपको क्वेश्चन को अटेम्प्ट करना है और देखना है कि एक महीने में जितना पढ़ा है उसको हम क्वेश्चन को अटेम्प्ट कर पा रहे हैं या नहीं कर पा रहे हैं, या और उसकी रिवीजन की आवश्यकता है। ठीक है, क्योंकि यार पढ़ना कोई बहुत बड़ी बात नहीं होता, लेकिन रिवीजन मस्ट होता है। अगर रिवीजन आप नहीं करोगे तो चीज़ों को भूल जाओगे। आज ही अभी देखना, अगर जो आपने रिवीजन नहीं किया होगा करंट अफेयर का, तो ये इस क्वेश्चन जब ये इस करंट को आप लोग देखोगे तो आपको लगेगा कि यार क्वेश्चन तो आ रहा है, इसका पढ़ा है, लेकिन कम्प्लीटली आपको मतलब एक डेजा वू जैसी कंडीशन बनेगी कि पढ़ा तो था बट अभी जो क्लिक नहीं कर रहा है माइंड में। ठीक है, तो इन चीज़ों को आप लोगों को थोड़ा सा टैकल करने में मदद मिलेगी, और इसको यहाँ पे सॉल्व कर लोगे। ठीक है, यहाँ ये चीज़ें हो जाएंगी तो ये आपको एग्ज़ाम हॉल में जो है बहुत ही कंफर्टेबल फील कराएंगी। ठीक है, तो ये पूरे मंथ का जून मंथ का है। ठीक है, तो आई होप कि आप लोग इसे एंजॉय करेंगे, और अगर वीडियो अच्छा लग जाए तो इसको थोड़ा सा लाइक वाइक कर देना, अपने दोस्तों को भी शेयर कर देना, क्योंकि यार जानते हो कि चीज़ों में मेहनत लगती है। हर चीज़ तो जानते ही हो आप लोग नहीं जानोगे तो कौन जानेगा। ठीक है, तो ये स्पेशल आप ये तो यूपीएससी, ठीक है, यूपीएससी और यूपीपीसीएस और स्टेट एग्ज़ाम जो भी होते हैं, ठीक है, तो उनके लिए इम्पोर्टेंट है। वैसे ही क्वेश्चन सेलेक्ट किए हैं जो इसमें पूछे जाते हैं। ठीक है, और तो इसको आप लोग एंजॉय कर सकते हैं। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है, तो इसमें कहा गया है कि FATF की ग्रे लिस्ट में निम्नलिखित में से निम्नलिखित शामिल देशों में मतलब जो FTA की ग्रे लिस्ट में शामिल हो जाते हैं वो किन समस्याओं का सामना उनको करना पड़ता है। तो फर्स्ट है कि IMF और विश्व बैंक द्वारा आर्थिक प्रतिबंध, सेकंड है कि अंतर्राष्ट्रीय व्यापार में कमी, और थर्ड है कि अंतर्राष्ट्रीय बहिष्कार और दूसरे देशों से ऋण प्राप्त करने में समस्या। तो देखो, जो FTA की ग्रे लिस्ट में शामिल हो जाते हैं, ठीक है, तो उनमें क्या होता है कि उनको जो IMF और विश्व बैंक द्वारा आर्थिक प्रतिबंध लगा दिए जाते हैं, अंतर्राष्ट्रीय बहिष्कार कर दिया जाता है इनका। ठीक है, और कोई भी इनके साथ व्यापार नहीं करना चाहता है, और ये मतलब किसी भी देश से ऋण प्राप्त नहीं कर पाते हैं। ठीक है, तो ये चारों स्टेटमेंट सही है इसके बारे में, तो हमारा डी वाला ऑप्शन सही हो गया इसमें। ठीक है, और इसमें ADB से भी ये मतलब ऋण प्राप्त नहीं कर सकते हैं, क्योंकि उसके द्वारा भी इस पर प्रतिबंध लगा दिया जाता है। तो ये न्यूज़ में क्यों था, क्योंकि अभी जो पाकिस्तान था, ठीक है, इसको अभी जो ग्रे लिस्ट में ही इसको बरकरार रखा गया है। ठीक है, तो इसीलिए ये न्यूज़ में था। तो ऐसे क्वेश्चन पूछे गए भी हैं और पूछे जा भी सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन नंबर सेकेंड। तो इसमें कहा गया है कि हर साल भारत में हर साल महापरिनिर्वाण दिवस मनाया जाता है। ठीक है, तो यह किसकी पुण्यतिथि का प्रतीक है। तो ए ऑप्शन है महात्मा गांधी, बी है गोपाल कृष्ण गोखले, और सी है BR अम्बेडकर, और डी है भगवान बुद्ध। ठीक है, तो देखो ये सी वाला ऑप्शन सही है। जो ये BR अम्बेडकर है, बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर, ठीक है, इन्हीं की पुण्यतिथि को मनाया जाता है। क्योंकि कारण क्या है मनाया जाने का, क्योंकि इनकी जो मृत्यु हुई थी, ठीक है, 1956 में, तो 6 दिसंबर 1956 को, तो इनके द्वारा जो अम्बेडकर के द्वारा बुद्ध और उनका धम्म का पूरा काम कुछ ही दिनों पहले किया गया था, इसीलिए इनकी मृत्यु पर ये मतलब पुण्यतिथि मनाई जाती है। ठीक है, तो इन्हीं के नाम पर ये मनाई जाती है, और ये महानिर्वाण के द्वारा ही बुद्ध की मृत्यु हुई थी, उसी को ये महानिर्वाण बोला गया था। ठीक है, और 80 वर्ष की आयु में इनकी मृत्यु हो गई थी, और इस संबंध में बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर ने भी बहुत काम किए हैं। ठीक है, तो इन्हें बौद्ध गुरु भी माना जाता है, क्योंकि अस्पृश्यता के लिए इन्होंने बहुत ही वर्क किया था, ताकि दलित समाज को मुक्ति मिल सके। ठीक है, ये मतलब जो जाति व्यवस्था थी इनसे, ठीक है, तो इनको मतलब भगवान की तरह पूजा जाता है। नेक्स्ट है हमारा थर्ड क्वेश्चन नंबर। तो इसमें कहा गया कि निम्नलिखित में से किसे अंडमान
और निकोबार द्वीप समूह में विशेष रूप से कमजोर जनजाति समूह के रूप में सूचीबद्ध किया गया है, यानी पीवीटी जो ग्रुप होता है उसके बारे में। ठीक है, तो इसमें कौन कौन सी हैं, ये तो ये हमारा एक है जारवा जनजाति है, कोरगा है, सेंटलीज है और ओंग है। तो इसमें अगर बात करें तो देखो जारवा को शामिल किया गया है, सेंटलीज को शामिल किया गया है और ओंग को शामिल किया गया है, लेकिन कोरगा को इसमें शामिल नहीं किया गया है इस ग्रुप में, विशेष रूप से कमज़ोर ग्रुप में। ठीक है, तो हमारा 4, 3 और 4 मतलब 1, 3 और 4 स्टेटमेंट हमारा सही होना चाहिए इसमें। ठीक है, तो 1, 4, 3 तो हमारा सी वाला ऑप्शन इसका सही है। ठीक है, तो ये तुम्हारे विशेष रूप से इसमें है मतलब अंडमानी है, जारवा है, ओंग है और सेंटलीज तथा सैम्पेन को भी इसमें जो विशेष रूप से कमज़ोर जनजाति समूह में रखा गया है। तो इनको आप लोगों को ध्यान में रखना, क्योंकि वहाँ डेवलपमेंट कार्य चल रहा है, तो ये मतलब न्यूज में रहती हैं जनजातियाँ। ठीक है, नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन नंबर 4। तो इसमें कहा गया कि कौन से जियोलाइट्स के प्रमुख अनुप्रयोग हैं। तो फर्स्ट है कि वाणिज्यिक एंडोर्फिन और उत्प्रेरक, सेकेंड है कि वाणिज्यिक जल शोधन में मृदुकरण। ठीक है, और थर्ड है कि ऑक्सीजन उत्पादन, फोर्थ है सौर तापी संग्रहकों से एकत्रित सौर ताप को संग्रहित करना। ठीक है, तो इसमें कौन से स्टेटमेंट इसमें मतलब जियोलाइट का प्रयोग किया जाता है इसमें। ठीक है, तो अगर इसमें बात करें तो देखो, अगर बात की जाए तो देखो उत्प्रेरक के रूप में तो हम इस्तेमाल करते ही हैं इसका। ठीक है, और जो हमारा देखो इसमें एंडोर्फिन और उत्प्रेरक के रूप में यूज करते हैं, जल शोधन और मृदुकरण के रूप में यूज करते हैं जो जियोलाइट्स होते हैं। ठीक है, ऑक्सीजन उत्पादन में भी इसका लार्ज स्केल पर यूज होता है, और तापी सौर संग्रह जो संग्रहों में जो एकत्रित सौर ताप को संग्रहित करना होता है। ठीक है, तो ये चारों चीज़ों में जियोलाइट का प्रयोग किया जाता है, तो हमारा इसका ऑप्शन डी वाला सही है। ठीक है, चारों स्टेटमेंट सही हैं, तो ये जियोलाइट का प्रयोग ये किया जाता है। ठीक है, और जियोलाइट का एक जो सौर ताप को थर्मोकेमिकली स्टोर करने के लिए भी इसका इस्तेमाल किया जाता है सौर तापी संग्रहों से। ठीक है, तो ये भी एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट है। नेक्स्ट है 5 क्वेश्चन नंबर। तो इंडिया एनर्जी आउटलुक 2021 रिपोर्ट किसके द्वारा जारी की जाती है। तो फर्स्ट ए ऑप्शन है ऊर्जा एवं संसाधन संस्थान द्वारा। ठीक है, अंतर्राष्ट्रीय अक्षय ऊर्जा एजेंसी द्वारा, नवीन एवं नवीकरणीय ऊर्जा मंत्रालय द्वारा और अंतर्राष्ट्रीय ऊर्जा एजेंसी द्वारा। तो देखो ये डी वाला ऑप्शन सही है, अंतर्राष्ट्रीय ऊर्जा एजेंसी के द्वारा इंडिया एनर्जी आउटलुक जारी किया जाता है। ठीक है, और इसमें जो ये विश्व ऊर्जा आउटलुक विश्व ऊर्जा आउटलुक श्रृंखला की एक नई और विशेष रिपोर्ट है। ठीक है, और इसमें कहा गया है कि इंडिया 2030 तक तीसरा सबसे बड़ा ऊर्जा उपभोक्ता बन जाएगा। ठीक है, और ये जो इसकी मांग जो है 2 दशकों से लगातार इसकी मांग में जो है 25% की वृद्धि हुई है, और 2030 में ये यूरोपीय संघ को पीछे छोड़ते हुए तीसरा सबसे बड़ा ऊर्जा उपभोक्ता बन जाएगा। ठीक है, पहला ये चीन, और जो वर्तमान में देखें तो चीन है और अमेरिका है, यूरोपीय संघ है, उसके बाद चौथे स्थान पर भारत आता है। ठीक है, नेक्स्ट है हमारा 6 क्वेश्चन नंबर। तो इसमें हिम तेंदुओं की रक्षा के लिए निम्नलिखित में से कौन से संरक्षण प्रयास किए गए हैं। तो फर्स्ट है कि प्रोजेक्ट स्नो लेपर्ड, बी है सिक्योर हिमालय, और हिमाल संरक्षक और उपरोक्त सभी। ठीक है, तो इसमें अगर बात करें तो हिमाल जो संरक्षक है इसके द्वारा जो ये हिम तेंदुआ का संरक्षण करने के प्रयास किए जा रहे हैं, इसके द्वारा अभियान चलाया जा रहा है, और ये मतलब एक जो सामुदायिक स्वयंसेवी कार्यक्रम है हिमाल संरक्षक। ठीक है, तो इसके द्वारा ये प्रोजेक्ट स्नो लेपर्ड जो चलाया जा रहा है, तो इसके अंतर्गत ये हिम तेंदुओं और उसके आवास का संरक्षण करना है और उनकी प्रजातियों को सिक्योर करना है। ठीक है, नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन नंबर 7। तो इसमें फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स के बारे में बताना है कि कौन सा हमारा ऑप्शन सही है। ठीक है, तो अगर फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स की बात करें तो फर्स्ट है कि फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स जो है ये G7 की पहल पर स्थापित एक अंतर्राष्ट्रीय सरकारी निकाय है। बी है कि यह नीति निर्माण निकाय है जो मनी लॉन्ड्रिंग और आतंकवादी वित्त पोषण को रोकता है। और सी है FATA
सचिव FATA का सचिवालय OECD मुख्यालय में स्थित है उपरोक्त सभी। तो ये देखो डी ऑप्शन सही है, ये तीनों ऊपर के स्टेटमेंट सही हैं क्योंकि ये मनी लॉन्ड्रिंग और आतंकवादी वित्त पोषण को रोकता है और ये G7 जो ग्रुप है उसकी ये पहल है, ठीक है। और इसका मुख्यालय फ्रांस पेरिस OECD में स्थित है, ठीक है। तो ये तीनों स्टेटमेंट ऊपर के सही हैं, तो ये हमारा सही हो गया, ठीक है। और इसको जो फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स को बनाया गया था 1989 में, ठीक है, G7 के द्वारा। और ये OECD में इसका जो मुख्यालय है और ये मनी लॉन्ड्रिंग से निपटने के लिए, और जो है इसमें 2001 में मनी लॉन्ड्रिंग को शामिल किया गया था। पहले ये मतलब पहले ये मनी लॉन्ड्रिंग के लिए काम करता था, लेकिन 2001 में आतंकवादी वित्त पोषण यानी जो टेरर फंडिंग होती है उसको रोकने के लिए किया गया था। और 2012 में जो हथियार ऐसे जो हथियार खरीदे जाते हैं जो नुकसान पहुंचा जो आतंकवाद को बढ़ावा देते हैं उसके फाइनेंशियल को भी रोकता है ये, उसके वित्त पोषण को भी ये रोकता है, ठीक है। नेक्स्ट है 8 क्वेश्चन नंबर। तो इसमें कहा गया कि फारस की खाड़ी से संलग्न देश के बारे में बताना है इसमें, ठीक है। तो ये फर्स्ट है कि ईरान है और इराक है, बहरीन है, सऊदी अरब है, कतर है। तो अगर इसमें बात की जाए फारस की खाड़ी से संलग्न देशों के बारे में, तो देखो ये जो है ये सभी देश आपको फारस की खाड़ी में देखने को मिलेंगे। ईरान है, इराक है, बहरीन है, सऊदी अरब है, कतर है, ये सारे देश आपको देखने को मिलेंगे। तो हमारा ये सी वाला ऑप्शन इसका सही है, ठीक है। तो पांचों स्टेटमेंट सही हैं। इनकी अगर लोकेशन की बात करें तो इसके साथ साथ खाड़ी देशों में और भी देश हैं, 8 देश टोटल इसमें देखने को मिलेंगे। बहरीन है, इराक है, ईरान है, कुवैत है, ठीक है, ओमान है, कतर है, सऊदी अरब है और संयुक्त अरब अमीरात है, ठीक है। तो ये देख सकते हो इराक है, ठीक है, ईरान है, इराक है और ये कतर है और ये सऊदी अरब है, UAE है, ठीक है। तो और ये ओमान है। तो ये आप लोगों को देखने को मिल जाएंगे यहाँ पे, ठीक है। और बहरीन और कतर यहाँ पे देखने को मिलेंगे, ये कतर है और बहरीन है, ठीक है। तो ये खाड़ी देश आपको देखने को मिलेंगे। नेक्स्ट है हमारा 9 क्वेश्चन नंबर। तो इसमें कहा गया है कि प्रोटेक्टेड प्लैनेट रिपोर्ट 2020 किसके द्वारा जारी की गई है। तो फर्स्ट ए ऑप्शन है कि संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण कार्यक्रम UNEP के द्वारा, ठीक है। सेकेंड की बॉम्बे नेचुरल हिस्ट्री सोसाइटी BNSHS के द्वारा, और वर्ल्ड वाइड फंड फॉर नेचर और संयुक्त राष्ट्र खाद्य एवं कृषि संगठन यानी FAO के द्वारा जारी की जाती है। तो बताना है कौन जारी करता है इसको। तो इसके बारे में अगर हम बात करें तो देखो ये जो UNEP के द्वारा ये जारी की जाती है, ठीक है। प्रोटेक्टेड प्लैनेट रिपोर्ट 2020 जारी की गई है इसमें, ठीक है। तो ये हमारा ए वाला ऑप्शन सही हो गया। नेक्स्ट बात करें तो ये 2010 से 82% देशों और क्षेत्रों को संरक्षित क्षेत्र और अन्य क्षेत्र आधारित संरक्षण उपायों के अपने हिस्से में वृद्धि कर रहा है, जो ये कार्यक्रम चलाया जा रहा है। और इसका जो जो IUCN द्वारा 19 मई 2021 को इसके साथ मिलकर ये रिपोर्ट जारी की गई है, ठीक है। तो IUCN और ये दोनों मिलकर जारी करते हैं इसको, ठीक है। तो इसका जो शीर्षक की बात करें तो ये जैव विविधता पर संयुक्त राष्ट्र सम्मेलन, ये एक मतलब चलाया गया था इसमें कार्यक्रम, उसी के अंतर्गत इसको जारी किया गया है। नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन नंबर 10। तो इसमें विश्व स्वास्थ्य संगठन यानी WHO के निम्नलिखित में से कौन से विशिष्ट कार्य हैं। तो फर्स्ट है कि महामारी नियंत्रण, सेकेंड है कि संगरोधन उपाय और औषधि मानकीकरण, ठीक है। तो इसमें कौन से स्टेटमेंट सही हैं जो विश्व स्वास्थ्य संगठन से संबंध में है, ठीक है। तो देखो ये तीनों स्टेटमेंट आपको सही देखने को मिलेंगे क्योंकि जो WHO का कार्यक्रम है इसके विशिष्ट कार्य होते हैं महामारी नियंत्रण, संगरोधन और औषधि मानकीकरण, ठीक है। तो तीनों काम ये WHO के होते हैं, तो ये डी वाला ऑप्शन सही हो गया इसमें। और ये WHO की स्थापना की बात करें तो ये 1948 में इसकी स्थापना की गई थी, ठीक है। नेक्स्ट है हमारा 11 क्वेश्चन नंबर। तो इसमें ब्रू या रियांग समुदाय के बारे में बताना है। तो फर्स्ट है कि यह ब्रू रियांग समुदाय पूर्वोत्तर भारत, त्रिपुरा, मिजोरम, असम के मूल निवासी हैं और ये विशेष रूप से कमज़ोर जनजाति समूह यानी PVTG के रूप में नामित हैं, ठीक है। तो इसमें कौन से स्टेटमेंट ये सही है। तो देखो दोनों स्टेटमेंट ये सही हैं। ब्रू रियांग जनजाति ये भारत में त्रिपुरा, मिजोरम और असम वाले क्षेत्र में देखने को मिलेंगे और ये
PVTG ग्रुप में शामिल हैं। ठीक है, तो ये हमारा सी वाला ऑप्शन इसका सही हो गया। तो ये त्रिपुरा से ये मतलब ये सारे इसमें देखने को मिलेंगे, त्रिपुरा, मिजोरम, असम में। ठीक है, मुख्य रूप से। नेक्स्ट है हमारा 12 क्वेश्चन नंबर। तो इसमें कहा गया कि नेटवर्क फॉर ग्रीनिंग द फाइनेंशियल सिस्टम। ठीक है, इसके संबंध में बताना है कि कौन सा स्टेटमेंट सही है इसमें। ठीक है, तो फर्स्ट है कि NGFS यानी नेटवर्क फॉर ग्रीनिंग द फाइनेंशियल सिस्टम केंद्रीय बैंकों और वित्तीय पर्यवेक्षकों का एक नेटवर्क है। ठीक है, और इसका उद्देश्य सर्वोत्तम प्रथाओं को साझा करना और वित्तीय क्षेत्र में पर्यावरण और जलवायु जोखिम प्रबंधन के विकास में योगदान करना है। थर्ड है कि इसे भारतीय रिजर्व बैंक यानी RBI द्वारा निर्मित किया गया है। तो कौन सा स्टेटमेंट इसमें सही है, तो ये बताना है। तो देखो, ये RBI के द्वारा निर्मित नहीं किया गया है, ये जो ग्रुप था ये बहुत पहले बना था, RBI इसका सदस्य भी बना है। ठीक है, तो इसीलिए ये न्यूज में है। ठीक है, तो ये फर्स्ट वाला स्टेटमेंट सही है, क्योंकि ये बैंक और वित्तीय पर्यवेक्षकों का एक नेटवर्क के रूप में काम करता है, और ये जो इसका उद्देश्य है जो वित्तीय क्षेत्र में पर्यावरण और जलवायु जोखिम प्रबंधन का विकास में योगदान देना। ठीक है, तो हमारा एक और दो स्टेटमेंट सही है, तो हमारा ए वाला ऑप्शन सही हो गया। ठीक है इसका। और इसमें अगर बात करें तो देखो, ये जो 23 अप्रैल 2021 को केंद्रीय बैंकों और NGFS पर्यवेक्षक के एक सदस्य के रूप में ये मतलब RBI को पर्यवेक्षक का स्टेटस इस ऑर्गेनाइजेशन में दिया गया है। ठीक है, तो इसका जो इसकी स्थापना की बात करें तो 2017 में पेरिस वन प्लेनेट शिखर सम्मेलन के द्वारा इसको स्टार्ट किया गया था। ठीक है, जो ये पर्यावरण और जलवायु जोखिम प्रबंधन के विकास में योगदान के लिए बात करता है। ठीक है, नेक्स्ट है हमारा 30 क्वेश्चन नंबर। तो 13, तो इसमें कहा गया है कि साल मतलब इसमें कहा गया है कि भारत हर साल महापरिनिर्वाण दिवस मनाता है। ठीक है, अरे ये तो क्वेश्चन रिपीट हो गया हमें लग रहा है। ठीक है, ये क्वेश्चन यार रिपीट हो रहा है, हाँ ये रिपीट हो गया है, एक ये भी रिपीट हुआ है। 15 क्वेश्चन नंबर से देखते हैं। ठीक है, तो नेक्स्ट है कि निम्नलिखित में से कौन से खाद्य तेलों के प्राथमिक स्रोत हैं। तो सरसों है, मूंगफली है, नारियल है, पाम ऑयल है और सोयाबीन है। ठीक है, तो इसमें कौन कौन से हैं ये प्राथमिक स्रोत के, तो इसमें अगर प्राथमिक स्रोत के बारे में बात करें हम, ठीक है, तो इसमें देखो प्राथमिक स्रोत के रूप में ये सरसों आती है इसमें। ठीक है, और मूंगफली आती है, और ये तुम्हारा सोयाबीन आता है। लेकिन नारियल और पाम ऑयल जो होता है, ठीक है, ये प्राथमिक स्रोत के रूप में नहीं आते हैं। ठीक है, तो ये हमारा बी वाला ऑप्शन सही हो गया इसका। ठीक है, इसमें अगर बात करें तो ये प्राथमिक स्रोत में क्या कौन कौन से आते हैं, तो सोयाबीन होता है, रेपसीड है, और सरसों, मूंगफली, सूरजमुखी, कुसुम और नाइजर, ये प्राथमिक स्रोत के रूप में आते हैं। लेकिन द्वितीयक स्रोत के रूप में बात करें तो पाम ऑयल है, नारियल है, चावल की भूसी है, कपास के बीज हैं, और वृक्षों से उत्पन्न जो तिलहन होता है। ठीक है, तो इनको सेकेंड वाली लिस्ट में रखा गया है। तो अभी इसके निर्यात के बारे में बात की जा रही है कि इसका मतलब भारत अपनी मांग को पूरा करने के लिए आयात पर निर्भर है। तो इसमें जो अर्जेंटीना और ब्राज़ील से सोयाबीन तेल का जो आयात किया जाता है, ठीक है, इसमें इंपोर्ट किया जाता है, और इंडोनेशिया और मलेशिया से पाम ऑयल का, और यूक्रेन तथा अर्जेंटीना से सूर्यमुखी तेल के आयात किए जाते हैं। तो इसको मैच करने के लिए भी पूछा जा सकता है कि मतलब किस देश से हम किस चीज़ का एक्सपोर्ट कर मतलब इंपोर्ट करते हैं। ठीक है, तो उसके बारे में आप लोग थोड़ा सा ध्यान रखना। नेक्स्ट है कि निम्न भूकक्षा यानी लो अर्थ ऑर्बिट उपग्रहों के संदर्भ में बताना है कि कौन सा स्टेटमेंट सही है। तो फर्स्ट है कि लो अर्थ ऑर्बिट उपग्रह स्थिर कक्षा उपग्रहों की तुलना में लगभग 36,000 किलोमीटर पृथ्वी से लगभग ये 500 किलोमीटर से 2,000 किलोमीटर की दूरी पर स्थित है। ठीक है, सेकेंड है कि ये पारंपरिक स्थिर उपग्रह प्रणाली की तुलना में मजबूत सिग्नल और तीव्र गति प्रदान करने में सक्षम होते हैं। और थर्ड है कि लियो उपग्रहों के माध्यम से इंटरनेट कनेक्टिविटी और फाइबर ऑप्टिकल इंटरनेट की तुलना में लागत प्रभावी होते हैं। ठीक है, तो इसमें कौन सा स्टेटमेंट इसमें सही है ये बताना है हमको। ठीक है, तो इसमें अगर बात करें तो देखो, ये थर्ड वाला स्टेटमेंट हमारा गलत है इसके संबंध में, और ये दोनों सही हैं, क्योंकि जो ये लो अर्थ ऑर्बिट में होता है ये पृथ्वी से लगभग 500 किलोमीटर से 200 किलोमीटर की दूरी पर स्थित होते हैं। ठीक है, और ये पारंपरिक
स्थिर उपग्रह प्रणाली की तुलना में मजबूत सिग्नल और तीव्र गति प्रदान करने में सक्षम होते हैं। ठीक है, तो हमारा फर्स्ट एंड सेकेंड सही है, तो ए वाला ऑप्शन इसका सही हो गया। ठीक है, तो ये लो अर्थ ऑर्बिट जो था ये 1990 के दशक में पृथ्वी की परिक्रमा कर रहे जो कंपनियां और व्यक्तियों को विभिन्न संचार सेवाएं प्रदान करते थे। ठीक है, और 36,000 किलोमीटर की दूरी पर स्थिर कक्षा उपग्रहों की तुलना में लो अर्थ ऑर्बिट उपग्रहों से पृथ्वी लगभग 500 से 2000 किलोमीटर की दूरी पर स्थित होते हैं ये। ठीक है, और इसमें जो ये टेक्नोलॉजी होती है फाइबर स्पेस और उपग्रह में से ये उपग्रह सबसे महंगे होते हैं। ठीक है, नेक्स्ट है हमारा 13 क्वेश्चन नंबर। तो इसमें परमाक्राफ्ट के संबंध में बताना है कि कौन सा स्टेटमेंट सही है। तो फर्स्ट है कि परमाक्राफ्ट एक ऐसी भूमि है जो कम से कम 2 साल तक पूरी तरह से जमी रहती है। सेकेंड है कि यह आर्कटिक और अंटार्कटिक क्षेत्रों के आसपास केवल उच्च अक्षांशों में स्थित होती है। और परमाक्राफ्ट में पृथ्वी के जलवायु की तुलना में लगभग 2 गुना कार्बन पाया जाता है। तो अगर इसमें बात करें तो देखो ये जो हमारा स्टेटमेंट इसमें है तो ये सेकेंड वाला स्टेटमेंट की अगर हम बात करें तो ये हमारा सही नहीं है, क्योंकि इसमें जो ये आर्कटिक और अंटार्कटिक के आसपास केवल उच्च अक्षांशों में तो नहीं, ये उच्च और निम्न दोनों अक्षांशों में देखने को मिलते हैं। ठीक है, तो ये गलत है और फर्स्ट एंड थर्ड हमारा सही है, क्योंकि जो परमाक्राफ्ट होते हैं ये इसमें पृथ्वी के वायुमंडल की तुलना में 2 गुना मतलब कार्बन देखने को मिलेगा। और ऐसी भूमि में जो कम से कम 2 साल से पूरी तरह से बर्फ़ से ढकी होती है उसे परमाक्राफ्ट की श्रेणी में रखा जाता है। ठीक है, तो हमारा 1 और 3 स्टेटमेंट सही हो गया, तो बी वाला ऑप्शन इसका सही है। ठीक है, ये परमाक्राफ्ट के बारे में होता है कि 32 डिग्री फ़ारेनहाइट या इससे कम ताप यहाँ पर रहता है और जमे हुए ऊंचे पहाड़ी क्षेत्रों और पृथ्वी के उच्चांशों और उत्तरी ध्रुवों के आसपास ये सबसे सामान्य बात है। लेकिन अगर बात करें तो ये उत्तरी गोलार्ध में लगभग 1/4 भूम क्षेत्र जो होता है ये परमाक्राफ्ट का होता है और इस क्षेत्र में बर्फ़ जमी रहती है। ठीक है, ये मतलब हालांकि ज़मीन जमी हुई होती है, परमाक्राफ्ट क्षेत्र हमेशा मतलब ये बर्फ़ से ढका होता है लेकिन हमेशा बर्फ़ से ढका नहीं रहता है ये। ठीक है, और ये देखो उच्च अक्षांशों यानी आर्कटिक और अंटार्कटिक क्षेत्र और उसके आसपास क्षेत्र होता है, लेकिन उसके कम अक्षांशों पर अल्पाइन परमाक्राफ्ट उच्च ऊंचाई पर होता है। ठीक है, तो ये भी आपको देखने को मिलेगा इसमें। क्वेश्चन नंबर 18 की बात करें तो इसमें है कि फर्स्ट स्टेटमेंट की विनिवेश में सार्वजनिक उपग्रहों के कुछ शेयरों को सार्वजनिक या निजी संस्था को बेचना शामिल होता है। सेकेंड है कि जब सरकार सार्वजनिक क्षेत्र की इकाई के अधिकांश शेयर बेचती है तो ये रणनीतिक विनिवेश कहलाता है। तो कौन सा स्टेटमेंट इसमें सही नहीं है ये बताना है हमको इसमें। ठीक है, तो इसमें ये देखो ये तो हमारा गलत है, क्योंकि रणनीतिक इसको थोड़ी रणनीतिक बोलेंगे, ये फर्स्ट वाला हमारा स्टेटमेंट इसमें सही है। ठीक है, तो गलत पूछा गया है तो गलत हमारा बी वाला ऑप्शन हो गया। ठीक है, क्योंकि जो रणनीतिक विनिवेश होता है उसमें क्या होता है, जब सरकार सरकारी क्षेत्र की इकाई के स्वामित्व और नियंत्रण को किसी अन्य इकाई या निजी सार्वजनिक रूप से स्थानांतरित करने का निर्णय लेती है तो इसको रणनीतिक निवेश कहते हैं, कि मतलब एक प्रॉपर स्ट्रैटेजी के साथ काम किया जाता है। नेक्स्ट है हमारा 19 क्वेश्चन नंबर। तो इसमें कहा गया कि निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। तो फर्स्ट है कि आमतौर पर चक्रवात भूमि पर प्रवेश करने पर कमज़ोर हो जाते हैं। सेकंड है कि जब चक्रवात पश्चिमी विक्षोभ के द्वारा प्रभाव में आते हैं तो यह भूमि में प्रवेश करने के बाद भी अपनी तीव्रता बनाए रखते हैं। तो देखो दोनों जो ये स्टेटमेंट सही है, क्योंकि आम चक्रवात जो होते हैं वो जो लैंड एरिया में प्रवेश करते हैं तो वो तो कमज़ोर पड़ जाते हैं, लेकिन जो पश्चिमी विक्षोभ वाले जो चक्रवात आते हैं, ठीक है, तो ये वाले के आपको देखने को मिलेंगे, ये मतलब ताकतवर बने रहते हैं। तो हमारे दोनों स्टेटमेंट सही हैं, तो सी वाला ऑप्शन इसका सही हो गया। और ये जो चक्रवात होते हैं ये अपनी तीव्रता को बरकरार रखने का कारण है कि ये अभी एक चक्रवात आया था जिसमें अपनी तीव्रता को बरकरार रखा था। ये 60 से 70 किलोमीटर प्रति घंटे से 80 किलोमीटर प्रति घंटे के बीच की वायु की गति बनी रही थी इसमें। ठीक है, और ये आपको जो पश्चिमी विक्षोभ के द्वारा देखने को मिला था उष्णकटिबंधीय क्षेत्रों के बीच इसका निर्माण हुआ था। ठीक है, तो
ये क्या होता है कि ये जैसे ये ऐसे मतलब ऐसे चक्रवात होते हैं। जो ये तौका चक्रवात था तो ये पश्चिमी विक्षोभ के प्रभाव में आया था और धीमा हो गया था तथा तट पर धीमा प्रभाव के कारण चक्रवात को समुद्र से पर्याप्त नमी की आपूर्ति हो जाती, इसीलिए ये मतलब इसीलिए ये बहुत ज़्यादा ताकतवर बने रहते हैं, ठीक है, कमज़ोर नहीं पड़ते हैं, ठीक है। नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन नंबर 20। तो इसमें कहा गया है कि निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। तो फर्स्ट है कि सारनाथ में जहाँ बुद्ध ने अपना पहला उपदेश दिया था, बुद्ध की हाथ से संकेत करती हुई एक पत्थर की मूर्ति स्थित है जिसे धर्मचक्र मुद्रा कहा गया है। सेकेंड है कि खड़ी हुई बुद्ध की मूर्ति निर्वाण तक पहुँचने की शिक्षा का प्रतीक है। तो इसमें ये दोनों स्टेटमेंट सही हैं, क्योंकि सारनाथ में इनको निर्वाण प्राप्त हुआ, मतलब सारनाथ में इन्होंने अपना पहला जो उपदेश दिया था, ठीक है। तो वहाँ पे बुद्ध के हाथ से संकेत करती हुई एक पत्थर की मूर्ति है, तो धर्म चक्र के बारे में बात करती है, ठीक है। लेकिन जब जो खड़ी हुई बुद्ध की जो मूर्ति है वो निर्वाण की शिक्षा के बारे में बात करती है। तो दोनों स्टेटमेंट सही हैं, तो सी वाला ऑप्शन इसका सही हो गया। नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन नंबर 21। तो इसमें कहा गया है कि जीरो कूपन बॉन्ड के बारे में बताना है। तो फर्स्ट है कि शून्य कूपन बॉन्ड छूट पर जारी किए जाते हैं। बी है कि ब्याज भुगतान किया जाता है, आवधिक ब्याज भुगतान किया जाता है, और इनमें से कोई नहीं। तो देखो इसमें आवधिक ब्याज भुगतान नहीं होता है और इसका जो ब्याज भुगतान नहीं किया जाता। जीरो जीरो कूपन बॉन्ड क्या होते हैं कि जैसे 100 रुपये का अगर इनका प्राइस है तो ये 90 रुपये के जारी किए जाते हैं, मतलब। और जब इसका परिपक्व टाइम हो जाता है, मतलब ये मेच्योर हो जाता है, तो इसको 100 रुपये में दोबारा गवर्नमेंट खरीद लेती है या आप किसी और को भी बेच सकते हैं, ठीक है। तो ये मतलब ये इसमें छूट मतलब कोई ब्याज नहीं मिलता है, लेकिन हाँ इसका प्रॉफिट इसमें मिलता है। तो ये हमारा ए वाला ऑप्शन इसका सही हो गया, ठीक है। छूट पे ये जारी किए जाते हैं, ठीक है। तो यही इसमें लिखा हुआ है, तो ये तो हमने बता दिया। इसको जो अंकित मूल्य होता है उसी के बराबर मूल्य प्राप्त होता है जब इसकी मेच्योरिटी पीरियड पूरी हो जाती है, ठीक है। नेक्स्ट है कि नैनो यूरिया लिक्विड के लाभों के बारे में हमको बताना है कि कौन सा स्टेटमेंट सही है। तो फर्स्ट है कि नैनो यूरिया लिक्विड में पारंपरिक यूरिया की तुलना में उच्च पोषक तत्व उपयोग क्षमता होती है। सेकेंड है कि दीर्घ अवधि में नैनो यूरिया लिक्विड मिट्टी यानी जो मिट्टी वायु जल निकाय में नाइट्रस ऑक्साइड के उत्सर्जन को कम करता है। थर्ड है कि यह उपज बायो मास मिट्टी के स्वास्थ्य और उपज को पोषण गुणवत्ता से सुधार करता है, ठीक है। तो इसमें अगर बात की जाए तो देखो ये जो स्टेटमेंट हैं तो इसमें देखो ये पहला स्टेटमेंट जो है ये उच्च पोषक तत्व की क्षमता रखता है, तो ये तो हमारा सही स्टेटमेंट है, ठीक है। और सेकंड की बात करें तो ये भी सही है, क्योंकि नैनो यूरिया लिक्विड जो होती है मिट्टी वायु जल निकायों में नाइट्रस ऑक्साइड का जो है उत्सर्जन कम कर देती है, ठीक है। तो ये भी सही है स्टेटमेंट। और बायोगैस जो होता है या उपज बायोगैस मिट्टी स्वास्थ्य और उपज की जो पोषक गुणवत्ता में भी सुधार करता है, क्योंकि लिक्विड यूरिया जो होता है उसका जो है कम यूज़ करना पड़ता है और मैक्सिमम प्रॉफिट मिलता है फसल को, ठीक है, क्योंकि ये धीरे धीरे कंज्यूम होता है। तो तीनों स्टेटमेंट सही हैं, तो डी वाला ऑप्शन इसका सही हो गया, ठीक है। तो अभी ये न्यूज़ में क्यों था, क्योंकि नैनो यूरिया लिक्विड भारतीय किसान उर्वरक सहकारी लिमिटेड यानी इफ़को की एक पेटेंट तकनीकी है जिसे इसके नैनो जैव प्रौद्योगिकी अनुसंधान केंद्र गुजरात से विकसित किया गया है, ताकि जो इतनी ज़्यादा यूरिया मतलब फर्टिलाइज़र यूज की जाती है तो उसको मतलब कम किया जाए और इसमें लागत भी कम आएगी, ठीक है। 10% ये सस्ती है जो पारंपरिक यूरिया होती है, ठीक है। और ये गुणवत्ता में मतलब जो इन्वायरमेंट फ्रेंडली भी है और कम यूज़ करनी पड़ेगी, तो इससे मतलब जो दोहरा मतलब लाभ देखने को मिलेगा इसमें, ठीक है। नेक्स्ट है 23। तो इसमें मध्याह्न भोजन योजना यानी मिड डे मील योजना के बारे में बताना है। तो फर्स्ट है कि मध्याह्न भोजन योजना का सबसे बड़ा घटक खाना पकाने की लागत है, ठीक है। और मध्याह्न भोजन योजना राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम 2013 के अंतर्गत शामिल है और मध्याह्न भोजन योजना की लागत केंद्र और राज्य द्वारा समान रूप से साझा की जाती है। तो देखो ये गलत है, समान रूप से साझा नहीं की जाती है। ये आपको 60:40 का रेशियो देखने को इसमें मिलेगा, ठीक है। तो ये गलत हो गया स्टेटमेंट। और फर्स्ट और सेकंड तो सही है, क्योंकि मध्याह्न भोजन योजना
जो सबसे बड़ा घटक खाना पकाने की लागत का होता है। और ये जो खाद्य सुरक्षा राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा एक्ट है 2013 का, तो उसी के अंतर्गत इसको शामिल किया गया है। ठीक है, तो ये आपको देखने को मिलेगी। ये हमारा मतलब ए ऑप्शन सही हो गया। एक और दो मतलब दोनों स्टेटमेंट ये सही है। ठीक है, थर्ड गलत है। तो उसी के बारे में ये इस समय जो स्कूल बंद है ना, मतलब जो विद्यालय बंद है, तो उसी के संबंध में बच्चों को जो खाना नहीं मिल पा रहा है तो उसमें पैसे देने की बात की जा रही है। तो वही उसी के बारे में ये न्यूज़ में आ गई थी बहुत ज़्यादा। ठीक है, तो इसीलिए ये है। ठीक है, इसका ये रेशियो देखने को मिलेगा। और जो ये पहाड़ी क्षेत्र या मतलब जो विशेष राज्य वाले दर्जा हैं तो वहाँ पे 90:10 वाला रेशियो रहता है। ठीक है, नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन नंबर 24। तो इसमें हाल ही में खोजे गए अंतरिक्ष तूफान यानी स्पेस हैरिकेन के बारे में बताना है। कौन सा स्टेटमेंट सही है? तो फर्स्ट है कि अंतरिक्ष तूफान एक विशाल फनल जैसा सर्पिलाकार चुंबकीय तूफान होता है जो पृथ्वी के ध्रुवीय आयनन के ऊपर गठित होता है। सेकेंड है कि अरोरा बोरियालिस परिघटना से पूरी तरह से अलग है और अंतरिक्ष तूफान जीपीएस उपग्रह रेडियो सिस्टम और रडार को बाधित कर सकता है और किसी भी आसपास के उपग्रह पर कर्षण को भी बढ़ा सकता है। तो इसमें देखो ये थर्ड वाला स्टेटमेंट जो कहा जा रहा है ये तो सही है, लेकिन ये सेकेंड वाला जो है ये गलत है, क्योंकि ये जो अरोरा बोरियालिस परिघटना है इससे अलग नहीं है, इसी के समान है ये चीज़। ठीक है, और ये जो फर्स्ट वाला स्टेटमेंट की बात करें तो ये भी हमारा स्टेटमेंट सही है, क्योंकि ये एक विशाल मैदान होता है जो फनल जैसा होता है, सर्पिल और चुंबकीय तूफान होता है। ठीक है, तो ये पृथ्वी के ध्रुवीय आयन मंडल के ऊपर घटित होती घटना है। ठीक है, तो एक और तीन स्टेटमेंट सही है, तो इसका बी वाला ऑप्शन सही हो गया। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर ये देखो, ये देख लो, पहली बार ये घटना उत्तरी ध्रुव पर एक अंतरिक्ष तूफान की जो बारे में ये जो खोज की गई है चाइना के वैज्ञानिकों के द्वारा बताया गया है कि ये पहली बार ऐसी घटना देखने को मिली है। ठीक है, इससे पहले ये अंतरिक्ष तूफान केवल एक सैद्धांतिक परिघटना थी, व्यवहारिक रूप में इसको देखा नहीं गया था, कि मतलब अनुमान लगाया जा सकता था कि ऐसा हो सकता है, बट अभी इसको देखा गया है, तो ये न्यूज़ में आ गई थी। नेक्स्ट है 25। तो इसमें 8 डिग्री चैनल निम्नलिखित में से किसे अलग करता है? तो भारत और श्रीलंका को, मिनिकॉय मालदीव को, और कल्पेनी और मिनिकॉय को, निकोबार और अंडमान द्वीप समूह और निकोबार द्वीप समूह। ठीक है, तो इसमें अगर बात करें तो ये मिनिकॉय और मालदीव को अलग करता है 8 डिग्री चैनल। ठीक है, क्योंकि ये न्यूज़ में क्यों है? क्योंकि अभी देख रहे हो कि जो ये मतलब डेवलपमेंट कार्य किया जा रहा है यहाँ पे लक्षद्वीप वाले क्षेत्र में, तो ये बहुत ज़्यादा न्यूज़ में है, तो यहाँ से ऐसे मैप बेस्ड क्वेश्चन बन जाते हैं। ठीक है, तो इनको थोड़ा सा आप लोगों को ध्यान रखना चाहिए। ठीक है, तो ये मालदीव को अलग करता है इससे। ठीक है, मिनिकॉय से। नेक्स्ट है 26 क्वेश्चन नंबर। तो इसमें कहा गया है कि एक सींग वाले गैंडे के बारे में बताना है कि कौन सा स्टेटमेंट सही है। तो फर्स्ट है कि एक सींग वाले गैंडे भारतीय उपमहाद्वीप का मूल प्रजाति है। सेकेंड है कि यह IUCN की रेड लिस्ट में गंभीर रूप से लुप्तप्राय के रूप में सूचीबद्ध हैं। और थर्ड है कि काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान में विश्व में ग्रेटर एक सींग वाले गैंडे का घनत्व सर्वाधिक है। ठीक है, तो इसमें कौन सा स्टेटमेंट सही नहीं है ये बताना है हमको। ठीक है, तो अगर इसमें सही नहीं की बात करें तो देखो ये सेकेंड वाला जो स्टेटमेंट की बात की जा रही है, तो इसके बारे में अगर बात करें तो देखो ये जो सेकेंड वाला स्टेटमेंट है ये तो गलत है, क्योंकि इसमें जो IUCN की रेड लिस्ट में इसे लुप्त प्राय नहीं वल्नरेबल कैटेगरी में रखा गया है, यानी शुभेद्य कैटेगरी में रखा गया है इसको। ठीक है, तो ये तो गलत है, नहीं, हमारा सी वाला ऑप्शन सही है इसका। ठीक है, इसका सी वाला ऑप्शन सही है, मतलब दोनों 2 और 3 ये दोनों गलत हैं। ठीक है, लेकिन फर्स्ट वाला सही है, क्योंकि इसमें ये भारतीय उपमहाद्वीप के मूल प्रजाति है जो एक सींग वाले गैंडे हैं। ठीक है, तो इसके बारे में देखते हैं। ये मतलब भारतीय मूल की उपप्रजाति है, और जो IUCN की रेड लिस्ट है उसमें वर्नरेबल बताया गया है। और पवित्रा के साथ काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान के साथ, मतलब पवित्रा और काजीरंगा उद्यान के साथ विश्व में भारतीय एक सींग वाले गैंडों के उच्चतम घनत्व के लिए जाना जाता है। तो केवल अगर काजीरंगा की बात करें तो ये ऐसा नहीं है। ठीक है, तो ये गलत है इसका। नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन नंबर 27। तो इसमें कहा गया कि निम्नलिखित में से विचार करना है निम्नलिखित कथनों पर। ठीक है, तो फर्स्ट है कि यूरिया भारत में खपत होने वाले कुल नाइट्रोजन उर्वरकों को 2/3 से अधिक है।
ठीक है। और यूरिया में 90% से अधिक नाइट्रोजन का उपयोग पौधे द्वारा किया जाता है। लीचिंग, वाष्पीकरण और अपवाह के कारण बहुत कम बर्बाद होता है। ठीक है, तो इसमें ये कौन सा स्टेटमेंट इसमें सही है ये बताना है हमको। तो इसके बारे में अगर बात करें तो इसमें अगर बात करें तो ये देखो हमारा इसमें जो सेकेंड स्टेटमेंट है तो ये तो हमारा सही नहीं है, क्योंकि ये गलत है, क्योंकि इसमें 90% नहीं, ये आपको 20 से मतलब 30 से 35% देखने को मिलेगा इसमें। ठीक है, इसमें 30 से 35% देखने को मिलेगा ये जो यूरिया का उपयोग करते हैं जो पौधे। ठीक है, तो ये गलत है और फर्स्ट वाला सही है, क्योंकि ये 2/3 से अधिक है, तो ये आपको 82% देखने को मिलेगा जो नाइट्रोजन उर्वरक का खपत होती है। ठीक है, तो 82% है। और अभी लेटेस्ट डाटा जो अभी ये मतलब देखने को मिला है, इसके बाद अनुमान लगाया जा रहा है कि बहुत तेज़ी से वर्तमान में चीज़ें बढ़ रही हैं। ठीक है, और ज़्यादा यूरिया की डिमांड बढ़ रही है, तो ये हमारा सही नहीं पूछा गया है, तो ये हमारा सेकेंड वाला गलत है, तो बी वाला ऑप्शन सही हो गया इसका। ठीक है, ये देखो 30 से 35% ही पौधे नाइट्रोजन का उपयोग कर पाते हैं और 82% ये देखने को मिलता है। ठीक है, नेक्स्ट है 28 क्वेश्चन नंबर। तो वृक्षारोपण के संबंध में बताना है कि कौन सा स्टेटमेंट सही है। तो फर्स्ट है कि सभी पेड़ों का रोपण नहीं किया जा सकता। सेकेंड है कि पीपल और शीशम जैसे पेड़ के प्रति संवेदन सहनशील होते हैं। और थर्ड है कि कोई भी पेड़ जिसमें टैप रूट सिस्टम है उसे आसानी से रोपित किया जा सकता है। तो नहीं, ये टैप रूट वालों को आसानी से रोपित नहीं किया जा सकता है। ठीक है, इसमें और ये सभी पेड़ों को रोपित नहीं किया जा सकता, तो ये तो हमारा स्टेटमेंट जो है सही हो जाएगा। और पीपल और शीशम जैसे पेड़ हैं इसके रोपण के प्रति सहनशील होते हैं, तो ये फर्स्ट एंड सेकेंड स्टेटमेंट सही है, तो ए वाला स्टेटमेंट हमारा सही हो गया। ठीक है, नेक्स्ट है हमारा, और इसमें देखो ये, और अगर पेड़ की बात करें तो देखो ये जो रोपण नहीं किया जा सकता, जबकि पीपल, गूलर, सेम और शीशम का रोपण ये प्रति सहनशील हैं, लेकिन डाक, फ्लास, अर्जुन, शहतूत ये और झिलमिल जैसे पेड़ सहनशील नहीं है, तो इनको रोपण नहीं किया जा सकता। ठीक है, तो ये चीज़ इसमें देखने को मिली है। नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन नंबर 29। तो इसमें कहा गया कि कभी कभी समाचारों में चर्चित बेसिक एक्सचेंज एंड कोऑपरेशन एग्रीमेंट बेका BECA बेका को भारत और निम्नलिखित में से किस देश के बीच हस्तांतरित किया गया है, मतलब सिग्नेटरी किया गया है, साइन किया गया है। ठीक है, तो ए ऑप्शन है जापान, बी है रूस, और सी है ऑस्ट्रेलिया, और डी है उपरोक्त में से कोई नहीं। तो ये किसके साथ इसका मतलब एग्रीमेंट किया गया है, तो देखो ये USA के साथ किया गया है, तो इसमें ऑप्शन नहीं है, तो हमारा डी वाला ऑप्शन सही हो गया, इसमें कोई भी नहीं, तो ये USA के साथ किया गया है बेका एग्रीमेंट। ठीक है, इंडिया के द्वारा, तो ये देख सकते हो। ठीक है, तो इसमें ये जो बेका है इसमें भू स्थानिक असूचना पर अमेरिकी विशेषज्ञों का उपयोग करने वाले स्वचालित हार्डवेयर सिस्टम और क्रूज, बैलिस्टिक मिसाइल और ड्रोन जैसे हथियारों की सैन्य सटीकता बढ़ाने में सहायता करेगा, इसलिए ये साइन किया गया है। नेक्स्ट है हमारा 30 क्वेश्चन नंबर। तो कहा गया कभी कभी समाचारों में चर्चित दर्पण पहल संबंधित है। तो फर्स्ट है कि स्कूली शिक्षा की गुणवत्ता और प्रशासन में सुधार। सेकेंड भी है कि विकास गतिविधियों में संलग्न सभी स्वैच्छिक संगठनों या गैर सरकारी संगठनों के लिए एक मंच प्रदान करना। और सी है आपदा की तैयारी और स्वास्थ्य आपात स्थितियों के दौरान प्रतिक्रिया करना। और डी है कि देश भर में टीकाकरण कवरेज का विस्तार करना। ठीक है, तो ये किसके लिए किया जा रहा है, तो देखो ये दर्पण कार्यक्रम किया जा रहा है, ये विकास गतिविधियों में संलग्न सभी स्वैच्छिक संगठन और गैर सरकारी संगठनों के लिए एक मंच प्रदान किया गया है, तो हमारा बी वाला ऑप्शन इसका सही हो गया। ठीक है, इसी के लिए ये दर्पण चलाया गया है, और इसमें ये आपको NGOs देखने को मिलेंगे। ठीक है, और इसमें क्या है कि जो ये जो सरकारी संगठन और स्वैच्छिक संगठन और भारत सरकार के बीच एक स्वस्थ साझेदारी बनाने और बढ़ावा देने के लिए प्रधानमंत्री कार्यालय की एक पहल के अनुसार ये शुरू किया गया है। ठीक है, तो इसकी ये डेटा पारदर्शिता बनाए रखने और नीति आयोग द्वारा पेश किए जाने वाले E-गवर्नेंस एप्लीकेशन है। ठीक है, तो इसके लिए ये मतलब नीति आयोग के साथ मिलकर काम कर रहा है। नेक्स्ट है 31 क्वेश्चन नंबर। तो इसमें कहा गया है कि निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। तो फर्स्ट है कि पिछले कुछ वर्षों में भारत ने अपने खाद्य तेलों के उत्पादन में वृद्धि की है, और
इसकी लगभग जो 10% मांग आयात के माध्यम से पूरी की जाती है, ठीक है। और थर्ड है कि पाम ऑयल तेल में खाद्य तेल के आयात का प्रमुख हिस्सा होता है। थर्ड है हमारा कि भारत में पाम तेल का प्रमुख रूप से अर्जेंटीना और ब्राज़ील से आयात किया जाता है। तो देखो अभी हम लोगों ने डिस्कस किया था और यहाँ पे फिर से आ गया। तो देखो ये पाम ऑयल का अर्जेंटीना से हम लोग नहीं करते हैं, हम लोग जो है इंडोनेशिया और मलेशिया से पाम ऑयल का आयात करते हैं, ठीक है। तो ये तो हमारा गलत हो गया थर्ड वाला स्टेटमेंट, ठीक है। तो ये तो हमारा थर्ड वाला गलत हो गया और फर्स्ट एंड सेकेंड हमारे सही हैं, क्योंकि पोम तेल भारत में खाद्य तेल आयात का प्रमुख हिस्सा माना जाता है और इसमें वृद्धि की गई है। 10% की मांग आयात के माध्यम से पूरी की जाएगी भारत के खाद्य तेलों में। तो हमारा ए वाला ऑप्शन सही हो गया। वैसे भी अगर थर्ड वाला गलत हो गया तो देखो इसमें अगर काटोगे, इसको एलिमिनेट करोगे तो ये दोनों एलिमिनेट हो जाएंगे, 3 तो पहले ही एलिमिनेट हो जाएगा। तो हमारा ए वाला सही हो जाएगा, ठीक है। नहीं, ये तो बी वाला ऑप्शन सही है यार, क्या मैटर हो गया, क्या गलत है इसमें? नहीं 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 नहीं, सॉरी 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 सॉरी, गलती हो गई। ये 56% रखा गया है इसमें, ठीक है। जो ये मांग पूरी की जाएगी इसकी 56%, ठीक है। तो ये हमारा गलत है, फर्स्ट वाला भी स्टेटमेंट गलत है इसका, ठीक है। फर्स्ट भी गलत है, सेकेंड भी गलत है, ये सेकेंड मतलब सेकेंड वाला सही है, फर्स्ट एंड थर्ड गलत है इसका। तो हमारा बी वाला ऑप्शन सही हो जाएगा, क्योंकि जो आयात के माध्यम से ये मांग पूरी की जाएगी, ये 56% जो है की जाएगी, ठीक है। ये 13.5 मिलियन टन खाद्य तेलों का आयात किया जाएगा, ठीक है। इसीलिए ये मतलब वो गलत हो गया। और देखो सोयाबीन का जो किया जाएगा अर्जेंटीना और ब्राज़ील से, ठीक है। और पॉम ऑयल का किया जाएगा इंडोनेशिया से। सूर्यमुखी तेल का यूक्रेन और अर्जेंटीना से किया जाएगा। नेक्स्ट है हमारा 32 क्वेश्चन नंबर। तो इसमें कहा गया है कि सुपर मून तब होता है जब चंद्रमा की कक्षा पृथ्वी से निकट होती है और साथ ही पूर्णिमा की स्थिति होती है। सेकंड है कि अमावस्या के दिन सुपर मून नहीं होता है। और थर्ड कि अपभू समस्या है जब पृथ्वी और चंद्रमा के बीच दूरी सबसे कम होती है। तो नहीं, अपभू में नहीं, अपभू में तो सबसे चंद्रमा और जो पृथ्वी के बीच जो सबसे अधिक दूरी होती है जिस समय, उसे अपभू कहते हैं, इसे उपभू कहते हैं, ठीक है। तो ये हमारा गलत हो गया पहले ही क्वेश्चन नंबर, ठीक है। और ये हमारा सेकेंड वाला, तो ये अमावस्या नहीं होगी तो सुपर मून कैसे होगा, उस जो जो चंद्रमा होगा ही नहीं तो सुपर मून होने का कोई चांस ही नहीं है। तो हमारा ये फर्स्ट वाला स्टेटमेंट चाहिए कि सुपर मून तब होता है जो चंद्रमा की कक्षा में पृथ्वी के सबसे निकट जब आ जाती है ये, और पूर्णिमा होती है तो तब ये देखने को मिलता है। तो हमारा ए वाला ऑप्शन इसका सही हो गया। तो ये उसी के बारे में है, ठीक है। ये जो उपभू होता है उसके जो अपभू होता है ये 40,500 किलोमीटर की, जो मतलब 4,05,000 किलोमीटर की दूरी होती है। और जो उपभू होता है तो 3,60,000 किलोमीटर की दूरी होती है इसमें, ठीक है। ये जो सुपर मून के बारे में ये है, ठीक है। नेक्स्ट है हमारा 33 क्वेश्चन नंबर। तो इसमें कहा गया है कि हाल ही में किसे महाराष्ट्र में स्थित है, कौन से किले महाराष्ट्र में स्थित हैं? तो रायगढ़ का किला, सिंधुदुर्ग का किला, खंडेरी का किला और तोरणा का किला। तो इसमें अगर बात करें तो ये चारों किले आपको देखने को मिलेंगे, रायगढ़, सिंधुदुर्ग, खंडेरी और तोरण। तो ये चारों के चारों महाराष्ट्र में स्थित हैं। तो ये न्यूज में क्यों है? तो क्योंकि एक्चुअली अभी महाराष्ट्र सरकार ने मराठा सैन्य वास्तुकला के विषय में 17वीं शताब्दी मराठा राजा छत्रपति शिवाजी महाराज के युग में 14 किलों के लिए विश्व धरोहर स्थल टैग की मांग करते हुए अस्थायी अनुक्रमिक नामांकन प्रस्तुत किया है। तो उसमें इसी के लिए ये न्यूज में है। 14 के 14 जिले तो पूछे जा सकते हैं। तो ये रायगढ़ का है, राजगढ़ का है, शिवनेरी है, तोरण है, लोहारगढ़ है और सालेर किला है, ठीक है। और मुल्लेर किला है, और ये रंगना किला है, अंकाई टंकई के किला है, कांसा किला है, सिंधुदुर्ग है, अलीबाग है, ठीक है। सुवर्णदुर्ग है, खंडेरी किला है, ठीक है। तो ये 14 किले इसमें शामिल हैं। नेक्स्ट है हमारा 34 क्वेश्चन नंबर। तो इसमें इलेक्ट्रॉनिक और इलेक्ट्रिकल उपकरण में कौन सी धातु होती है? तो फर्स्ट है कि कॉपर और चांदी, सोना, मैग्नीज, क्रोमियम, जिंक, ठीक है। तो इसमें अगर बात करें तो जो इलेक्ट्रॉनिक और इलेक्ट्रिकल उपकरण होते हैं इसमें ये कॉपर, सोना, चांदी, क्रोमियम और ये जिंक ये सब आपको देखने को मिलेंगे इसमें, ठीक है। तो हमारा ये डी वाला ऑप्शन सही हो गया इसका।
सारे के सारे इसमें शामिल होते हैं। इसमें देखो लोहा, तांबा, चांदी, सोना, एल्युमिनियम, मैग्नीज, क्रोमियम और जस्ता जैसी ये वस्तुएं शामिल होती हैं। नेक्स्ट है 35 क्वेश्चन नंबर। तो उत्तर पूर्वी भारत में निम्नलिखित में से किन राज्यों में टाइगर रिजर्व नहीं है? तो असम, नागालैंड, अरुणाचल प्रदेश और मणिपुर। ठीक है, तो इसमें अगर बात करें कि कहाँ पर नहीं है, ठीक है, तो इसमें देखो ये तुम्हारा तो इसमें जो ये नागालैंड और मणिपुर है यहाँ पे टाइगर रिजर्व नहीं है। अरुणाचल प्रदेश और असम में तो आपको भर भर के देखने को मिलेंगे। ठीक है, तो नहीं पूछा गया है कहाँ है, तो 2 और 4, तो हमारा ए वाला ऑप्शन सही हो गया इसमें। ठीक है, तो पूर्वोत्तर राज्य जो 3 राज्य हैं जहाँ टाइगर रिजर्व नहीं है, वहाँ 3 राज्यों में टाइगर रिजर्व हैं, जैसे असम में मानस, नमेरी, काजीरंगा, ओरांग है। ठीक है, अरुणाचल प्रदेश में नामदफा, पक्के, पाखुई या कामलांग। ठीक है, और मिजोरम में दम्फा देखने को मिलेगा। ठीक है, नेक्स्ट है 36 क्वेश्चन नंबर। तो इसमें हाल ही में समाचार में चर्चित डेविनिक्सी DAVINSC+ VERITAS मिशन किससे संबंधित है? तो फर्स्ट है कि जैव ईंधन संचालित वाणिज्यिक अंतरिक्ष यान का निर्माण करना। बी है कि पर्यटकों को सफलतापूर्वक अंतरिक्ष में ले जाना और शुक्र की संरचना का अध्ययन करना। बहिर्ग्रह पर बड़े पैमाने पर सर्वेक्षण करना। तो देखो ये शुक्र की संरचना का अध्ययन करने के लिए चलाया जा रहा मिशन है। ठीक है, और ये नासा ने पृथ्वी के निकट जो पड़ोसी शुद्ध जो शुक्र ग्रह है उसी पे 2 मिशन भेजने की बात की गई है उसी के द्वारा। ठीक है, तो इसके द्वारा ये मिशन चलाया जा रहा है कि उसमें मतलब जो ये पृथ्वी के समीप स्थित है तो उसमें क्या क्या अंतर हैं उनके बारे में, ये उसकी टोपोग्राफी के बारे में ये बात करेंगे। नेक्स्ट है 37 क्वेश्चन नंबर। तो इसमें पॉलीक्रिक टेक्नोलॉजी के बारे में बताना है कि कौन सा स्टेटमेंट सही है। ठीक है, तो फर्स्ट है कि पॉलीक्रिक प्लांट के में सभी प्रकार के प्लास्टिक, ई वेस्ट और ऑर्गेनिक कचरे का उपयोग किया जा सकता है। सेकेंड है कि प्रक्रिया एक बंद लूप प्रणाली है। और सी है कि वातावरण में किसी भी खतरनाक प्रदूषक का उत्सर्जन नहीं होता है। उपरोक्त सभी, तो इसका देखो डी वाला ऑप्शन सही है, क्योंकि चारों स्टेटमेंट, ये तीनों स्टेटमेंट सही है, क्योंकि ये एक बंद प्रकार की प्रक्रिया है। ठीक है, और इसमें वातावरण भी प्रदूषित नहीं होता, इको फ्रेंडली है। और ये पॉलीक्रिक प्लांट में सभी प्रकार के प्लास्टिक, ई वेस्ट और ऑर्गेनिक कचरे का उपयोग किया जा सकता है। इसी को पॉलीक्रिक टेक्नोलॉजी के नाम से जानते हैं। तो ये हमारा डी ऑप्शन हो गया। और भारतीय रेलवे ने देश का पहला सरकारी वेस्ट टू एनर्जी संयंत्र शुरू किया है, इसीलिए ये मतलब न्यूज में है। ठीक है, तो इसी के बारे में ये है। तो ये टेक्नोलॉजी बंद प्रकार की है, तो ये हमने देख लिया। नेक्स्ट है हमारा 38 क्वेश्चन नंबर। तो इसमें कहा गया है कि निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। तो फर्स्ट है कि भारत में राष्ट्रीय आय का अनुमान वित्त मंत्रालय द्वारा जारी किया जाता है। सकल मूल्य वर्धित यानी जीवीए किसी व्यक्तिगत उत्पाद या उद्योग या क्षेत्र द्वारा किए गए सकल घरेलू उत्पाद में योगदान का एक माप है। थर्ड है कि जीडीपी किसी देश की वस्तुओं और सेवाओं के वार्षिक उत्पादन का कुल मूल्य और यह उपभोक्ता की ओर से आर्थिक उत्पादन को प्रदर्शित करता है। ठीक है, तो इसमें कौन सा स्टेटमेंट ये सही है, इसमें बताना है। तो इसमें अगर बात करें तो देखो ये पहली बात तो इसे वित्त मंत्रालय द्वारा प्रस्तुत नहीं किया जा सकता। ये जो एनएसओ होता है, नेशनल स्टैटिक ऑफिस, ठीक है, इसके द्वारा जारी किया जाता है, तो ये गलत है। और सेकंड और थर्ड तो सही है, क्योंकि ये जो जीवीए होता है किसी व्यक्तिगत उत्पाद, उद्योग, क्षेत्र द्वारा किए गए सकल घरेलू उत्पाद में योगदान का एक माप होता है। ठीक है, और जीडीपी जो होता है देश की वस्तुओं सेवाओं के वार्षिक उत्पादन का कुल मूल्य या कुल मूल्य और या उपभोक्ता की ओर से आर्थिक उत्पादन को प्रदर्शित करता है। तो ये दोनों स्टेटमेंट सही हैं, तो हमारा सी वाला ऑप्शन इसका सही हो गया, 2 और 3। ठीक है, नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन जो नंबर तो हमारा हो जाएगा, देखो ये सकल मूल्य वर्धित के बारे में बात की जा रही है। सकल घरेलू उत्पाद, उत्पादों पर सब्सिडी, लेकिन जो उत्पाद पर कर लगाया जाता है उनको घटा दो तो आपको ये मूल्य वर्धित जीवीए मतलब निकल आएगा। ठीक है, नेक्स्ट है 39। तो इसमें कहा गया कि उल्कापिंड बौछार के बारे में बताना है, यानी मेटोर शॉवर के बारे में। तो फर्स्ट है कि जब अल्पसंख्यक उल्कापिंड एक साथ गिरते हैं तो उन्हें उल्कापिंड बौछार कहा जाता है। सेकंड है कि नासा के अनुसार उल्कापिंड बौछार एक बहुत ही दुर्बल घटना है जो 100 वर्षों में एक बार होती है। ठीक है, तो कौन सा स्टेटमेंट सही नहीं है? तो देखो फर्स्ट वाला जो स्टेटमेंट है ये तो हमारा गलत है, क्योंकि अगर
असंख्य उल्कापिंड गिरने लगेंगे तो पृथ्वी तो बचेगी ही नहीं यार, इतना मतलब ऐसे कैसे हो सकता है, ठीक है। लेकिन हाँ ये होता है कि एक से अधिक या मतलब कई एक बार में देखने को मिल सकते हैं, लेकिन असंख्य नहीं होते हैं, ठीक है। और ये जो परिघटना होती है ये मतलब 100 वर्षों में कभी एक बार देखने को मिलती है। तो सेकेंड वाला स्टेटमेंट सही है, लेकिन फर्स्ट वाला हमारा गलत हो गया इसमें, ठीक है। तो ये शूटिंग स्टार भी इसको बोलते हैं, क्योंकि ये जब जब वो पृथ्वी के वायुमंडल में प्रवेश करता है तो ये मतलब बहुत घर्षण वाला क्षेत्र होता है, तो वहाँ से ये मतलब जलता हुआ नज़र आता है, तो इसीलिए ये मतलब जब वहाँ प्रवेश करता है मतलब पृथ्वी के वातावरण में, तो ये मतलब जलता हुआ दिखाई देता है, ठीक है। नेक्स्ट है 40 क्वेश्चन नंबर। तो इसमें कहा गया है कि निम्नलिखित में से कौन सा कार्यक्रम भारत में डेयरी किसानों को लाभान्वित करेगा। तो मनरेगा है, कृत्रिम गर्भाधान कार्यक्रम है, किसान क्रेडिट कार्ड है, तो किसके बारे में, तो ये तीनों कार्यक्रम जो हैं ये आपको भारत जो डेयरी किसानों को लाभान्वित करेगा, ठीक है। तो ये तीनों स्टेटमेंट सही हो गए, तो हमारा डी वाला ऑप्शन इसका सही हो गया, ठीक है। तो ये जो इसके लिए जो 2.2 लाख कृत्रिम गर्भाधान टेक्नीशियन की आवश्यकता की सूचना दी गई है इसमें, ठीक है। और ये 1.16 लाख जो हैं इनकी जो है उपलब्धता की बात की गई है, ठीक है। और इसे जो 2021 तक पूरा किया जाना था, जो अभी हो नहीं पाया है, बट इसको जो है आगे कंटिन्यू किया जाएगा और उसके बारे में बात की जा रही है। नेक्स्ट है 41 क्वेश्चन नंबर। तो इसमें हाल ही में समाचारों में चर्चित जाम्बी फायर के बारे में बताना है कि कौन सा स्टेटमेंट सही है। तो फर्स्ट है कि जाम्बी फायर एक अग्नि जो भूमिगत रूप से जलती रहती है और कुछ समय बाद सतह पर फैल जाती है। नेक्स्ट है कि यह पीठ भूमि जैसे कि जैविक मृदा में गहराई में नहीं जलती है। और यदि अति निम्न तापमान के कारण आर्कटिक क्षेत्र पृथ्वी पर एकमात्र स्थान है जहां जाम्बी फायर अनुपस्थित है, तो नहीं, ये वहीं पे तो देखने को मिलती है और ये भूमि की सतह के नीचे भी फैल जाती है, ठीक है। और ये फर्स्ट वाला स्टेटमेंट सही है, ए ऑप्शन, कि ये भूमिगत रूप से जलती है लेकिन कुछ समय बाद ये सतह पर फैल जाती है, ठीक है। तो हमारा ए वाला ऑप्शन इसका सही हो गया, ठीक है। तो ये निष्क्रिय जाम्बी फायर आर्कटिक क्षेत्र में देखने को मिलती है, वहाँ की एक सामान्य घटना है, ठीक है। नेक्स्ट है 42 क्वेश्चन नंबर। तो सरीसृप और छोटे स्तनधारियों के लिए इको ब्रिज बनाने वाला पहला राज्य कौन सा है। तो तमिलनाडु, उत्तराखंड, मेघालय और केरल। तो ये देखो उत्तराखंड है, उत्तराखंड ने ऐसा इको ब्रिज बनाया है, ठीक है। नेक्स्ट है 43 क्वेश्चन नंबर। तो निम्नलिखित में से कौन सी नदियाँ भारतीय क्षेत्र के बाहर उद्गमित होती हैं। तो ब्रह्मपुत्र, सतलुज, रावी, ब्यास। तो इसमें देखो रावी और ब्यास ये तो आपको इंडिया से ही देखने को मिलेंगी, हिमाचल प्रदेश से ये उद्गमित होती हैं, ठीक है। लेकिन अगर बात करें तो ब्रह्मपुत्र और सतलुज ये आपको जो कैलाश पर्वत श्रेणी है वहाँ से देखने को मिलेगी, ठीक है। तो हमारा एक और दो स्टेटमेंट सही है, तो ए वाला ऑप्शन सही हो गया इसमें। ये इसका अगर बात करें ब्रह्मपुत्र का स्रोत तो चोमा युंगडुंग हिमनद जो है, ठीक है, ये पश्चिमी जो दक्षिणी पश्चिमी तिब्बत में मापम झील के लगभग 60 मीटर दक्षिणी पूर्वी हिमालय में स्थित है। और सतलुज की बात करें तो राक्षस ताल से ये होती है, रावी हिमाचल प्रदेश के कांगड़ा जिले से, और ब्यास जो है जो मध्य हिमाचल प्रदेश से निकलती है, ठीक है। नेक्स्ट है 44 क्वेश्चन नंबर। तो निम्नलिखित में से विचार करना है, ठीक है। तो कृषि सहकारिता और किसान कल्याण विभाग देश में कृषि भूमि जोत के आकार पर डेटा एकत्र करने के लिए 5 वर्ष में कृषि जनगणना आयोजित करता है। सेकेंड है कि कृषि जनगणना से उपलब्ध नवीनतम आंकड़ों के अनुसार परिचालन जोतों का औसत आकार 1970 से 71 में 2015 से 16 तक बढ़ गया है, ठीक है। और प्रतिकूल मौसम में प्राकृतिक आपदाओं के वर्षों को छोड़कर देश में कृषि फसलों का उत्पादन और उत्पादकता आमतौर पर बढ़ी है। तो ये तो सही बात है कि आपदाओं को अगर छोड़ दिया जाए तो उत्पादन तो बढ़ा है, लेकिन अगर जोत की क्षेत्र की बात करें तो ये नहीं बढ़ा, ये तो घटा है भाई, ये तो नहीं माना जा सकता, ठीक है। तो ये हमारा जो सेकेंड वाला स्टेटमेंट गलत हो गया, ठीक है। और फर्स्ट वाला की बात करें तो ये हमारा सही है, ठीक है। क्योंकि किसान कल्याण विभाग ने कृषि भूमि जोत के आकार पर डेटा एकत्र करने के लिए हर 5 वर्ष के लिए एक कृषि जनगणना कराता है। और ये इनका जो जोतों का आकार था तो ये 1970-71 में, ठीक है, 1970-71 में ये डेटा देखने को मिलेगा कि 2.2 मतलब 2.8 के करीब था, 2.28 के करीब था जोत का आकार पर व्यक्ति, ठीक है। लेकिन अब ये
0.08 हो गया है, ठीक है। तो ये बहुत कम हो गया है। तो हमारा 1 और 3 स्टेटमेंट इसका सही है, ठीक है। तो 1 और 3, तो बी वाला ऑप्शन इसका सही हो गया, ठीक है। तो ये देख सकते हो, ये देखो 70-71 में 2.8 था, ठीक है। अभी जो वर्तमान में बात करें तो 1.08 हो गया है, ठीक है। तो यही था। नेक्स्ट है हमारा 45। तो इसमें निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। तो फर्स्ट है कि जीडीपी को निजी उपभोग, व्यय और सरकारी अर्थव्यवस्था में किए गए निवेश और शुद्ध निर्यात को जोड़कर मापा जाता है। सेकेंड है कि 2020-21 में मुद्रास्फीति के लिए वास्तविक रूप से समायोजित भारत की जीडीपी में 7% की अधिक कमी हुई है, जो स्वतंत्रता के बाद से किसी भी वर्ष में भारतीय अर्थव्यवस्था का सबसे खराब प्रदर्शन है। तो ये तो सही बात है, क्योंकि इतनी ज़्यादा कमी जीडीपी में कभी नहीं आई थी स्वतंत्रता के बाद। तो ये तो हमारा सही स्टेटमेंट है। और ये जो फर्स्ट की बात की जा रही है, तो जीडीपी में भी इसको जोड़कर बात की जाती है। तो दोनों स्टेटमेंट की अगर हम बात करें इसमें, ठीक है, तो दोनों के दोनों स्टेटमेंट सही हैं इसमें, ठीक है। तो हमारा सी वाला ऑप्शन सही हो गया। और इसमें अगर बात की जाए तो ये जो 1980 में भारतीय अर्थव्यवस्था में 5.2% की कमी आई थी, लेकिन यहाँ तो 7.3% घट गया है, क्योंकि ये 2021-20 में ये 135.13 ट्रिलियन देखने को मिल रहा है, ठीक है। और ये 19-20 में 145.69 ट्रिलियन था, ठीक है। तो ये हमारा गलत हो गया इसमें, मतलब ये कम हो गया है इस समय। नेक्स्ट है अंतर्राष्ट्रीय परमाणु ऊर्जा एजेंसी के बारे में, ठीक है। तो बताना है कि कौन सी स्टेटमेंट सही है। तो जो IAEA परमाणु क्षेत्र सहयोग के लिए एक वैश्विक केंद्र है। यह संयुक्त राष्ट्र महासभा और संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद दोनों को रिपोर्ट करता है। इसे संयुक्त राष्ट्र संविधि के तहत स्वायत्त संगठन के रूप में स्थापित किया गया है। यह परमाणु प्रौद्योगिकियों और परमाणु ऊर्जा को पूर्ण उपयोग को रोकता है इसका, ठीक है। तो इसमें अगर बात की जाए तो देखो ये तो इसमें देखो फर्स्ट वाला स्टेटमेंट तो सही है, क्योंकि ये जो वैश्विक जो परमाणु सहयोग के लिए वैश्विक केंद्र है, ठीक है। सेकेंड है कि ये संयुक्त राष्ट्र महासभा और संयुक्त सुरक्षा परिषद दोनों को रिपोर्ट करता है, लेकिन ये संयुक्त नहीं, ये एक इंटर गवर्नमेंटल ऑर्गेनाइजेशन है, ठीक है। और इसमें परमाणु ऊर्जा को पूर्ण रूप से नहीं रोकता है। इसमें जैसे एनर्जी के लिए आप या शांति के लिए के रूप में आप इस्तेमाल करते हैं, तो उसको इस्तेमाल कर सकते हैं, ठीक है। तो ये दोनों गलत हैं, और फर्स्ट एंड सेकंड इसका सही, तो ए ऑप्शन सही हो गया। नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन नंबर, हाँ, तो ये इसमें ये जो परमाणु ऊर्जा के लिए जो ये आई थी, तो 1957 में इसको बनाया गया था, ठीक है। तो इसी के लिए है, ये एक सांविधिक स्वायत्त निकाय है, ठीक है, अंतर्राष्ट्रीय संधि के अंतर्गत, ठीक है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 47। तो इसमें कहा गया कि एंटी हेल गन के संबंध में बताना है। तो एंटी हेल गन एक मशीन है जो बादलों के ओलों के विकास को बाधित करती है। यह मशीन शॉक वेल्स उत्पन्न करती है, जो ध्वनि की गति से तेज चलती है और जो बादलों में जल की बूंदों को ओलों में बदलने से रोकती है। तो ये दोनों स्टेटमेंट सही हैं, क्योंकि ये ऐसी टेक्नोलॉजी है कि मतलब जो ओले गिरते थे, जो फसलों को नुकसान पहुंचाते थे, उसे रोकने के लिए इसे बनाया गया है, ठीक है। तो ये दोनों स्टेटमेंट सही हैं। तो हमारा सी वाला ऑप्शन सही हो गया इसका, ठीक है। और इसमें ये जो कार्यक्रम ये चलाया जा रहा है, ये बागवानी फसलों की मदद करने के लिए हिमाचल प्रदेश ने ये मतलब इसे डेवलप किया है। नेक्स्ट है 48 क्वेश्चन नंबर। तो इसमें कहा गया कि इसकी स्थापना के कालक्रम में व्यवस्थित कीजिए, ठीक है। तो भारतीय स्टेट बैंक है, और IDBI है, भारतीय जीवन बीमा निगम है, एयर इंडिया है। तो देखो अगर भारतीय स्टेट बैंक की बात करें तो 1955 में इसको इस्टेब्लिश किया गया था, ठीक है। IDBI की अगर हम बात करें तो 1964 में इसे बनाया गया था। और जो LIC थी, ठीक है, LIC को 1956 में बनाया गया था। एयर इंडिया की बात करें तो 1932 में इसे बनाया गया था। तो इसे कालक्रम में अगर हमको व्यवस्थित करना है, तो सबसे पहले एयर इंडिया आएगा, मतलब 4, और उसके बाद आपको आएगा 4-1-3 होना चाहिए। 4-1-3-2 कौन सा ऑप्शन है यार? 4-1, हाँ, 4-1-3-2, ठीक है। तो हमारा ए वाला ऑप्शन इसका सही हो गया। नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन नंबर, तो ये देख सकते हैं यहाँ पे इसका उसी दिया हुआ है। नेक्स्ट है 49 क्वेश्चन नंबर। तो कभी कभी समाचारों में चर्चित अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन कन्वेंशन 1938 और 182 संबंधित है।
तो ये महिलाओं के प्रति सभी प्रकार के भेदभाव का उन्मूलन, महिलाओं के लिए मातृत्व सुरक्षा, पुरुषों और महिलाओं के लिए समान परिश्रम और बाल श्रम। ठीक है, तो ये हमारा डी वाला ऑप्शन है, ये बाल श्रम के बारे में बात करता है, जो ILO कन्वेंशन 138 और 182 के जो ये संबंध में है। ठीक है, तो उन्हीं के मतलब बारे में बात करता है, उनकी सुरक्षा के बारे में। नेक्स्ट है हमारा 50 क्वेश्चन नंबर। तो इसमें कहा गया कि इकोलोकेशन के संबंध में बताना है कि कौन सा स्टेटमेंट सही है। तो इकोलोकेशन दूर अदृश्य वस्तुओं का पता लगाने की एक प्रक्रिया है। यह तकनीकी प्रकाश तरंगों का उपयोग करती है और केवल जानवरों को ही इकोलोकेशन के अनुकूल हो सकते हैं। तो नहीं, ये जानवर और जो मनुष्य होते हैं दोनों के लिए अनुकूल हो सकती है, और इसमें प्रकाश तरंगों का उपयोग नहीं बल्कि ध्वनि तरंगों का उपयोग किया जाता है। और फर्स्ट वाला स्टेटमेंट सही है, तो हमारा ए वाला ऑप्शन इसका सही हो गया। नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन नंबर, और इसका पता जो ये मतलब डारहम विश्वविद्यालय के शोधकर्ताओं ने लगाया है, जो डॉल्फिन, व्हेल्स और चमगादड़ जैसे जानवरों को अपने प्रवेश में नेविगेशन के लिए जो ध्वनि उत्पन्न की जाती है उसी के संबंध में ये है कि मतलब जो नेत्रहीन व्यक्ति हैं तो उनके लिए इसको मतलब रिसर्च करके उनके लिए उपयोगी बनाया जा सके। नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन नंबर 41 क्वेश्चन नंबर। तो इसमें कहा गया है कि 51, तो इसमें कहा गया कि बेरोजगारी दर उन लोगों का पता लगाने में मदद करती है जो नौकरी के इच्छुक हैं लेकिन नियोजित नहीं है। सेकंड है कि श्रम भागीदारी दर जनसंख्या के उस वर्ग का पता लगाने में मदद करती है जो नौकरी प्राप्त करने के इच्छुक हैं। ठीक है, तो इसमें कौन सा स्टेटमेंट सही है ये बताना है इसमें। तो इसमें अगर बात करें तो ये देखो दोनों स्टेटमेंट सही हैं, तो हमारा सी वाला ऑप्शन इसका सही हो गया। ठीक है, तो इसमें जो अभी 2021 अप्रैल में श्रम भागीदारी दर जो 40% आई थी और लॉकडाउन से पहले या उससे भी कम रही थी। ठीक है, तो उसी के बारे में ये मतलब न्यूज़ में था, तो इसीलिए ऐसे क्वेश्चन बन जाते हैं। ठीक है, जो बेसिक होते हैं। नेक्स्ट है 42 में। तो इसमें हाल ही में चर्चित CIBER-2 मिशन किससे संबंधित है? शुक्र ग्रह के वायुमंडलीय रसायन विज्ञान का अध्ययन करना, मंगल ग्रह के परिवेश के अध्ययन और अतीत के मूर्तवान जीवों में साक्ष्य खोजना, और सुपरनोवा अवशेषों का अध्ययन करने के लिए। ठीक है, तो इसमें अगर बात करें तो ये सुपरनोवा अवशेषों के अध्ययन करने के लिए ये जो साइबर-2 मिशन लॉन्च किया गया है। ठीक है, नहीं नहीं नहीं, ओ सॉरी 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 सॉरी, सी नहीं, डी ऑप्शन सही है इसका। ये ब्रह्मांड में मौजूद तारों की संख्या की गणना करने के लिए इसे बनाया गया है। ठीक है, तो इसका डी ऑप्शन सही है। ठीक है, साइबर मिशन ये ब्रह्मांड के तारों की संख्या की गणना का पता लगाने के लिए बनाया गया है। ठीक है, ये देख सकते हैं आप, पहली गणना के तारों की गणना जो छूट गई है उसके बारे में बात करते हैं। ठीक है, नेक्स्ट है 53 क्वेश्चन नंबर। तो इसमें कहा गया कि भारत द्वारा कोठारी आयोग की स्थापना क्यों की गई थी? तो राज्य सार्वजनिक सेवाओं में पिछड़े वर्गों के प्रतिनिधित्व का अध्ययन करने के लिए। ठीक है, भारत में भाषाई धार्मिक अल्पसंख्यकों से संबंधित मुद्दों पर विचार करने के लिए, भारत में जो शैक्षणिक क्षेत्र में सभी पहलुओं की जांच करने के लिए, केंद्र और राज्य के बीच शक्ति का संतुलन की जांच करने के लिए। ठीक है, तो इसमें अगर बात करें तो देखो ये जो सी वाला ऑप्शन सही है, क्योंकि भारत में शैक्षिक क्षेत्र में सभी पहलुओं की जांच करने के लिए ये कोठारी आयोग का मतलब कोठारी आयोग बनाया गया था। ये 1964 से 1966 के बीच इसने अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत की थी। ठीक है, नेक्स्ट है 54 क्वेश्चन नंबर। तो इसमें कहा गया है कि कौन उत्तर से दक्षिण की ओर इसको मतलब आपको लगाना है। ठीक है, तो उत्तर से दक्षिण मैनेज करना है। तो काला सागर है, एजियन सागर है, डार्डानेल्स जलडमरू है, और मरमरा सागर है। तो इसमें देखो काला सागर की बात करें तो उत्तर से अगर दक्षिण में लगाना है हमको। ठीक है, तो उत्तर से अगर इसमें देखो काला सागर पहले आएगा, सबसे उत्तर में पड़ेगा। ठीक है, उसके बाद ये आपको देखने को मिलेगा ये जो तुम्हारा मरमरा सागर है। ठीक है, और उसके बाद ये तुम्हारा डार्नेटो जलडमरू है, फिर इजिशियन सागर देखने को मिलेगा। ठीक है, तो इसको मैप में हम लोग एक बार देख लेते हैं। ठीक है, तो ये आपको एजियन सागर देखने को मिलेगा। ठीक है, डार्डेनेल्स जो जलडमरू है, और सी ऑफ मरमरा है, और ब्लैक सी है। तो सबसे पहले ब्लैक सी पड़ेगा, उसके बाद ये मरमरा है। ठीक है, और ये फिर है, उसके बाद ये देखने को मिलेगा। नेक्स्ट है 55 क्वेश्चन नंबर। तो इसमें कहा गया है कि चिपको आंदोलन के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। तो फर्स्ट है कि चिपको आंदोलन हिमालयी क्षेत्र में स्थानीय लोगों द्वारा
वनों की कटाई के खिलाफ विरोध का एक गांधीवादी स्वरूप था। सेकंड है कि आंदोलन का नेतृत्व सुंदरलाल बहुगुणा ने किया था। और थर्ड है कि उन्होंने आंदोलन में महिलाओं ने भी समर्थन किया था। ठीक है, तो इसमें मुख्य रूप से महिलाएं तो शामिल ही थी, तो ये तो सही भी है। और आंदोलन का नेतृत्व करता ये सुंदरलाल बहुगुणा थे और ये गांधीवादी नीति पे आधारित था। ठीक है, तो ये तीनों स्टेटमेंट सही हैं, तो हमारा डी वाला ऑप्शन सही है। देखो यहाँ पे ये मिस प्रिंट हो गया है, तो यहाँ डी वाला ऑप्शन सही हो गया, ना कि ए। ठीक है, तो पीडीएफ में आप लोग देख लेना थोड़ा सा। तो ये जो मंडला गांव था, ठीक है, वहाँ पे वहाँ के स्थानीय लोगों के द्वारा ये चलाया गया था उत्तराखंड में। ठीक है, तो ये सुंदरलाल बहुगुणा इसके नेतृत्व में थे और उसमें इंदिरा गांधी की सरकार थी, तो फिर पेड़ों को काटने के लिए प्रतिबंधित कर दिया गया था 15 साल के लिए। ठीक है, 1980 तक। नेक्स्ट है 55 क्वेश्चन नंबर 56 क्वेश्चन नंबर, तो इसमें समाचारों में चर्चित फसल बीमा बीड मॉडल किस राज्य से संबंधित है? तो तमिलनाडु, पंजाब, महाराष्ट्र और कर्नाटक। ठीक है, तो ये बीड मॉडल जो संबंधित है ये तुम्हारा देखने को मिलेगा महाराष्ट्र का है। ठीक है, महाराष्ट्र का बीड मॉडल है। तो इसमें क्या है कि जो बीड सूखाग्रस्त मराठा वाला क्षेत्र है, ठीक है, उसी के संबंध में ये चलाया गया है, ताकि उनको जो है जो फसल जो कंपनियां होती थी, ठीक है, जो बीमा कंपनियां होती थी, वो क्या होती थी कि मतलब वहाँ पे कोई बीमा कंपनी उनको नुकसान होता था तो वहाँ इन्वेस्ट करना नहीं चाहती थी, तो उसी के लिए सरकार ने ये स्कीम लाई है कि आप लोग इन्वेस्ट करो और अगर आप लोगों को जो बीमा कवर है, ठीक है, अगर आपका नुकसान होता है तो उसकी भरपाई जो है सरकार करेगी। ठीक है, उसी के लिए मुआवजा की बात की जा रही है। नेक्स्ट है 57 क्वेश्चन नंबर, तो इसमें कहा गया कि आइसबर्ग के बारे में बताना। तो एक आइसबर्ग ताजे जल की बर्फ़ का एक विशाल खंड होता है जो हिमनद और बर्फ़ शेल्फ से टूटकर खुले जल में स्वतंत्र तैरता है। ठीक है, और महासागरीय धाराएं आइसबर्ग की गति को प्रभावित नहीं करती हैं। आइसबर्ग धूल को प्रभावित करते हैं जो महासागर में प्लैंकटन की वृद्धि में सहायक होते हैं। ठीक है, तो ये गलत है, ये मतलब धूल को प्रवाहित नहीं करते हैं। वहाँ पे कहाँ आइसबर्ग में वहाँ धूल कहाँ मिल जाएगी उनको? ठीक है, तो वो तो गलत है। ठीक है, और ये महासागरीय धाराएं जो गति को प्रभावित नहीं करती हैं, तो नहीं, ये गति को तो क्यों नहीं प्रभावित करेंगे? क्योंकि जब एक बहुत विशाल क्षेत्र चीज़ आकर वहाँ पे आ जाएगी ना, तो वो मतलब उसको प्रभावित नहीं करती है। ठीक है, आइसबर्ग की गति को नहीं प्रभावित करती है, लेकिन जलधाराएं प्रभावित हो जाती हैं। ठीक है, तो ये भी हमारा स्टेटमेंट सही है और फर्स्ट भी सही है हमारा। ठीक है, तो हमारा फर्स्ट एंड सेकंड सही है, तो ए वाला ऑप्शन सही हो गया इसका। ठीक है, और इसमें जो आइसबर्ग की बात करें तो ये अभी आइसबर्ग एक जो अंटार्कटिका से लगभग 58,000 वर्ग किलोमीटर का एक आइसबर्ग जो A68 नाम का बर्फ़ का विशाल खंड 2017 में अटलांटिक महासागर में मुक्त हुआ था, मतलब टूटकर वहाँ से आ गया था। अब ये मतलब उसमें तैर रहा है, आर्कटिक मतलब ये अटलांटिक महासागर में तैर रहा है। तो वहाँ पे दक्षिण जॉर्जिया जो है, ठीक है, वहाँ के दूरस्थ अंटार्कटिक द्वीप की ओर तैरता हुआ बढ़ रहा है। तो उसके वहाँ पे जो द्वीप पे लोग निवास करते हैं, तो उनके लिए वो खतरा है कि उससे अगर टकराएगा तो बहुत ज़्यादा नुकसान हो सकता है वहाँ का जान माल का। ठीक है, तो इसीलिए न्यूज़ में है। नेक्स्ट है 58 क्वेश्चन नंबर, तो इसमें कहा गया कि समाचारों में चर्चित प्राणवायु देवता पेंशन योजना के बारे में और ऑक्सीवेन किस राज्य सरकार द्वारा घोषणा की गई है? तो उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, हरियाणा और नई दिल्ली। तो इसमें अगर बात की जाए जो ऑक्सीवेन और जो प्राणवायु देवता पेंशन योजना है, ठीक है, तो इसके बारे में बात की जाए तो देखो ये हरियाणा के द्वारा लॉन्च की गई है। ठीक है, तो इसमें था एक्चुअली क्या, तो कोविड जो महामारी थी, ठीक है, इसमें हरियाणा सहित कई राज्यों के गंभीर रूप से बीमार कोविड जो 19 के रोगियों के लिए चिकित्सा ऑक्सीजन की कमी का सामना करना पड़ रहा था। उसी के लिए ये हरियाणा सरकार ने एक अनोखी और अपनी तरह की पहल की है। ठीक है, तो ये आपको विश्व पर्यावरण दिवस के अवसर पर इसकी स्टार्ट किया गया है। तो ऑक्सीजन वैन की घोषणा की गई ताकि जो जहाँ सिचुएशन ख़राब है वहाँ उनको उपलब्ध कराया जाए चीज़ों को। ठीक है, तो उसी के लिए है। और इससे इसमें क्या है कि जो पेड़ पौधे होते हैं, ठीक है, उनको जो कोई संरक्षित करेगा तो उसको 25,000 रुपये पेंशन दी जाएगी जो 75 वर्ष से पुराने पेड़ पौधे हैं, अगर उनकी देख रेख कोई करेगा। ठीक है, तो ये उसमें प्रोविज़न है। नेक्स्ट है 59 क्वेश्चन नंबर, तो इसमें कहा गया कि हाल ही में समाचारों में चर्चित रेज
रेकजाविक घोषणा 2021 किससे संबंधित है? तो फर्स्ट है कि आर्कटिक क्षेत्र में जलवायु संकट को चिन्हित करना। सेकेंड है कि मध्य पूर्व शांति प्रक्रिया, हरित आपूर्ति श्रृंखला का उपयोग करना और स्वदेशी लोगों का अधिकार। ठीक है, तो इसमें अगर हम बात करें तो देखो ये वाला आर्कटिक क्षेत्र में जलवायु संकट को चिन्हित करने के लिए ये रेजाविक घोषणा देखने को मिली है। ठीक है, तो इसमें क्या है, रेजाविक आइसलैंड जो है ये मतलब 12वीं आर्कटिक परिषद की जो मंत्रिपरिषदीय बैठक हुई है उसमें 8 आर्कटिक क्षेत्र के जो विदेश मंत्री हैं ये शामिल थे। उसी के संबंध में ये मतलब जलवायु संकट का तुरंत समाधान करने पर ये महत्व देने के लिए बात की गई है इसमें। ठीक है, नेक्स्ट है 60 क्वेश्चन नंबर। तो इसमें कहा गया है कि पारिस्थितिकी तंत्र की बहाली पर संयुक्त राष्ट्र दशक का नेतृत्व किसके द्वारा किया जाता है? तो संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण का कार्यक्रम और खाद्य एवं कृषि संगठन, ए और बी दोनों। ठीक है, और ना तो ए ना ही बी, तो इसका देखो ए वाला ऑप्शन सही है। ये दोनों यूएनईपी और एफओ दोनों इसमें जो पारिस्थितिकी तंत्र की बहाली और संयुक्त राष्ट्र दशक का नेतृत्व करने के लिए काम करेंगे। ठीक है, तो इसमें क्या है, ये 2021 ये जो पारिस्थितिकी तंत्र की बहाली संयुक्त राष्ट्र का दशक ये जो है 2021 से 30 तक रहने वाला है। इससे पहले जो 2011 से 20 वाला था ये जैव विविधता पर कार्य कर रहा था। ठीक है, तो ये अब जून 2021 से स्टार्ट हो गया। इसे पारिस्थितिकी तंत्र के बारे में मतलब दशक घोषित किया गया है। ठीक है, तो इसी के द्वारा काम किया जा रहा है इसमें। और इसमें IUCN भी और GLF यानी ग्लोबल लैंडस्केप फोरम ये भी इसमें शामिल है। ठीक है, नेक्स्ट है 61 क्वेश्चन नंबर। तो प्रधानमंत्री ने हाल ही में E100 प्रोजेक्ट लॉन्च किया है। तो ए ऑप्शन है कि भारत में 100 जिलों में ई लर्निंग शुरू की जाएगी। ठीक है, ई लर्निंग केंद्र शुरू किया जाएगा। और बी है कि ग्रामीण क्षेत्र में टेलीमेडिसिन सेवाएं स्थापित की जाएंगी। और सी है कि पूरे देश में इथेनॉल के उत्पादन और वितरण के लिए एक नेटवर्क स्थापित करना है। और डी है कि कोविड-19 से प्रभावित 100 जिलों में नागरिकों का टीकाकरण करना है। तो देखो इसमें देखो ये सी वाला ऑप्शन सही है, पूरे देश में इथेनॉल के उत्पादन और वितरण के लिए एक नेटवर्क स्थापित करने की बात की गई है। ठीक है, इसमें क्या हुआ, बदलाव क्या हुआ है, जो एथेनॉल प्रोजेक्ट है, ठीक है, ये परियोजना है, इसमें क्या हुआ है कि पहले इसमें एथेनॉल का जो मिश्रण की बात की जा रही है तो 2030 तक जो 20% की बात की जा रही थी, लेकिन अभी सरकार ने इसको चेंज कर दिया है, 2025 तक ही 20% एथेनॉल का जो मिश्रण करेगा। ठीक है, तो उसी के बारे में ये न्यूज में है। ठीक है, नेक्स्ट है हमारा 62 क्वेश्चन नंबर। तो इसमें सूचना प्रौद्योगिकी यानी मध्य संस्थानों के लिए दिशा निर्देश और डिजिटल मीडिया आचार संहिता नियम 2021 के संबंध में। तो ये नियम मुख्यतः सोशल मीडिया और ओवर द टॉप यानी OTT प्लेटफॉर्म से संबंधित हैं। ये नियम डिजिटल मीडिया के लिए स्व नियामक संरचना और आचार संहिता और शिकायत निवारण तंत्र स्थापित करते हैं। ठीक है, और इन नियमों को सूचना प्रौद्योगिकी यानी IT अधिनियम 2000 के तहत शक्तियों का प्रयोग करने हेतु तैयार किया जाता है। तो इसमें अगर बात करें तो देखो इसमें ये जो फर्स्ट वाला स्टेटमेंट है तो OTT प्लेटफॉर्म जो हैं, ठीक है, OTT प्लेटफॉर्म हो गए ये इसमें इसी के अंतर्गत आएंगे। ठीक है, और इसमें स्वनियामक नियंत्रण और आचार संहिता के शिकायत निवारण तंत्र भी स्थापित किए जाएंगे डिजिटल मीडिया के लिए। ठीक है, और ये IT एक्ट 2000 के अंतर्गत ये आते हैं। तो तीनों स्टेटमेंट ये हमारे सही है, तो हमारा डी वाला ऑप्शन इसका सही हो गया। इसमें जो ये आपको देखने को मिलेगा ये सारे वही प्रोविज़न किए गए हैं ताकि जो है उनको और अच्छा से उसको रेगुलेट किया जाए। और ये IT जो एक्ट था इसकी धारा 87(2) के अंतर्गत ये मतलब इसके दिशा निर्देश शामिल हैं। ठीक है, नेक्स्ट है हमारा 62 क्वेश्चन नंबर। तो इसमें पक्के टाइगर रिजर्व के बारे में बताना है। ठीक है, तो ये पक्के टाइगर रिजर्व यह भारत के पश्चिमी हिमालय जैव विविधता स्पॉट के अंतर्गत आता है। ठीक है, इसने हॉर्नबिल नेस्ट अडॉप्शन प्रोग्राम के लिए संकटग्रस्त प्रजातियों के संरक्षण की श्रेणी में जैव विविधता पुरस्कार जीता है। तो देखो सेकेंड वाला तो सही है, इसने नेस्ट एडॉप्शन और प्रोग्राम के लिए संकटग्रस्त प्रजातियों के लिए संरक्षण की श्रेणी में जैव विविधता पुरस्कार जीता है। लेकिन ये जो पूर्वी हिमालय हॉट स्पॉट का भाग है, ना कि पश्चिमी हिमालय का। ठीक है, तो ये हमारा सेकेंड वाला स्टेटमेंट सही हो गया, फर्स्ट वाला हमारा गलत है इसमें। ठीक है, और इसे पाखवी टाइगर रिजर्व के नाम से भी जानते हैं। ठीक है, तो ये 2016 का जैव विविधता पुरस्कार इसने जीता है। तो ये न्यूज़ में है, ऐसे क्वेश्चन बन जाते हैं। ठीक है, और ये यहाँ इसके आसपास में आपको देखने को मिलेगा जो सेसा आर्किड अभ्यारण्य यहीं स्थित है। ठीक है,
नेक्स्ट है 64 क्वेश्चन नंबर। तो इसमें कहा गया कि निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। तो फर्स्ट है कि बौद्धिक संपदा अधिकारों के व्यापार संबंधी पहलुओं की स्थापना उत्पाद पेटेंट के सिद्धांत पर की गई है और उत्पाद पेटेंट नई दवाओं के आविष्कारों को कुछ वर्षों के लिए उन्हें उत्पादन और बेचने का विशेष अधिकार रखने की अनुमति देते हैं। ठीक है, तो इसमें कौन सा स्टेटमेंट इसमें सही है ये बताना है हमको। ठीक है, तो इसमें अगर बात करें तो देखो ये दोनों स्टेटमेंट सही है, क्योंकि बौद्धिक आपदा अधिकारों के व्यापार संबंधी पहलू जो ट्रिप्स के थे, ठीक है, ये उत्पाद पेटेंट के सिद्धांत की बात करते हैं और इसे बेचने के लिए विशेष अधिकार रखने की अनुमति देते हैं। ठीक है, तो ये दोनों स्टेटमेंट सही हैं, तो सी वाला ऑप्शन इसका सही हो गया इसमें। ठीक है, और ये जो ट्रिप्स आया था ये 1995 में विश्व व्यापार संगठन द्वारा इसको मतलब बनाया गया था। ठीक है, नेक्स्ट है 65 क्वेश्चन नंबर। तो इसमें कहा गया कि कथनों पर विचार करना है कि कौन सा स्टेटमेंट सही नहीं है। ठीक है, तो फर्स्ट है कि भारत की एशिया में दूसरी सबसे लंबी तट रेखा है। ठीक है, और पुलिन टीले चट्टाने और तट रेखा से जुड़ी हुई भू आकृतियाँ हैं। तो देखो ये पुलिन टीले और चट्टाने तट रेखा और जुड़ी भू आकृतियाँ ये आपको जो जो देखने को मिलेंगी। ठीक है, तट जो भू आकृतियाँ देखने को मिलेंगी, लेकिन ये जो भारत का एशिया की दूसरी लंबी तट रेखा तो नहीं, ये सातवीं सबसे मतलब लंबी तट रेखा है। ठीक है, तो हमारा सेकेंड वाला स्टेटमेंट सही है, फर्स्ट गलत है, तो गलत पूछा गया है, तो हमारा ए वाला ऑप्शन इसका सही हो जाएगा। ठीक है, तो ये मतलब 7500 किलोमीटर की लंबी ये सातवीं सबसे लंबी तट रेखा है। यहाँ मैंग्रोव, ज्वारी, मैंड फ्लेट्स, घास के मैदान ये सब देखने को मिलेंगे, और इसमें ये जो समुद्री तट के रेतीले पुलिन टीले ये सब आपको देखने को मिलेंगी भू आकृतियाँ हैं। ठीक है, नेक्स्ट है हमारा 66 क्वेश्चन नंबर। तो इसमें कहा गया कि निम्नलिखित में से कौन सा राष्ट्रीय उद्यान असम में स्थित है। तो नामेरी है, दिहांग पटगोई है, डिब्रुआ सुखोई है, रायमोना है। तो ये आपको देखने को मिलेंगे, ये चारों के चारों आपको असम में स्थित हैं ये। ठीक है, क्योंकि अभी असम में रायमोना को नया एक बनाया गया है। ठीक है, तो असम में आपको देखने को मिलेगा रायमोना है, वो राष्ट्रीय जो राष्ट्रीय उद्यान काजीरंगा है, और ये मानस है, नामेरी है, ओरांग है, डिब्रू सुखावा है। ठीक है, तो ये 7 राष्ट्रीय उद्यान अब हो गए हैं असम में, जो अब इंडिया में सबसे तीसरी पोजीशन पे आ गया है। इंडिया में ठीक सबसे ज़्यादा तीसरे सबसे ज़्यादा राज्य बन गया है जहाँ पे मतलब राष्ट्रीय उद्यान है। ठीक है, नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन नंबर 67। तो इसमें कहा गया कि नामीबिया निम्नलिखित में से किस देश के साथ भूमि साझा करता है। तो अंगोला है, दक्षिण अफ्रीका है, जाम्बिया है, जिम्बाब्वे है। तो देखो इसमें जिम्बाब्वे नहीं आता, जाम्बिया, दक्षिण अफ्रीका और अंगोला। ठीक है, तो ये नामीबिया के साथ साझा करते हैं। ठीक है, तो ए वाला ऑप्शन इसका सही हो गया। ठीक है, और पूर्व में बोत्सवाना और दक्षिण में दक्षिण अफ्रीका भी इसमें देखने को मिलेगा। तो मतलब जाम्बिया, अंगोला, बोत्सवाना और दक्षिण अफ्रीका। ठीक है, तो 4 राज्यों से ये सीमा साझा करती है। ठीक है, नेक्स्ट है हमारा 68 क्वेश्चन नंबर। तो इसमें ई कोड परियोजना के संबंध में बताना है। तो ई कोड परियोजना एक एकीकृत मिशन मोड परियोजना है जो राष्ट्रीय ई गवर्नेंस योजना का हिस्सा है। सेकेंड है कि इसकी निगरानी वित्त पोषण भारत की सर्वोच्च न्यायालय द्वारा की जाती है। ठीक है, तो कौन सा स्टेटमेंट इसका सही है। तो देखो वित्त पोषण न्यायालय इसका थोड़ी ही करेगा, इसको जो करेगा तो ये जो न्याय मंत्रालय है, ठीक है, कानून एवं न्याय मंत्रालय, उसके द्वारा इसका वित्त पोषण किया जाएगा। और फर्स्ट वाला सही है, क्योंकि ई कोड परियोजना एक मिशन मोड परियोजना है। ठीक है, तो ये हमारा फर्स्ट वाला स्टेटमेंट सही हो गया, सेकेंड इसका गलत हो गया। ठीक है, तो ये 2007 से कार्यान्वित है। इसके तहत मिशन मोड परियोजना जो चलाई जा रही है आईसीटी विकास के लिए। ठीक है, तो भारतीय न्यायपालिका के द्वारा मतलब उसके निगरानी में। ठीक है, तो ये चलाई जा रही है। नेक्स्ट है हमारा 69 क्वेश्चन नंबर। तो निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है। तो फर्स्ट है कि भारतीय मूल दंड संहिता में राजद्रोह संबंधित प्रावधान शामिल नहीं थे। सेकेंड है कि मूल भारतीय दंड संहिता में राजद्रोह से संबंधित प्रावधान थे। थर्ड है कि बढ़ते बहावी आंदोलन की प्रक्रिया के रूप में राजद्रोह को भारतीय दंड संहिता में शामिल किया गया है। ठीक है, तो देखो ये गलत है, ये मतलब उस समय ये उसमें शामिल नहीं थे। हाँ, ये भारतीय मूल दंड संहिता में इसमें पहले तो शामिल नहीं थे ये। ठीक है, और ये जो से संबंधित प्रावधान भारतीय मूल दंड संहिता में राजद्रोह से संबंधित प्रावधान की बात की जा रही है, तो ये हमारा जो गलत 1 और 3 इसमें स्टेटमेंट सही है, लेकिन गलत ये सेकेंड वाला हमारा गलत है। 1 और 3 स्टेटमेंट इसमें सही है कि पहले प्रावधान ये शामिल नहीं थे और ये भारतीय दंड संहिता में
शामिल किया गया था बाद में इसको, मतलब बहावी आंदोलन की जो प्रतिक्रिया के रूप में इसे राजद्रोह को शामिल किया गया था, ठीक है। लेकिन ये मूल संविधान का भाग नहीं है, ठीक है। तो 1 और 3 स्टेटमेंट इसका सही है, तो हमारा सी वाला ऑप्शन इसका सही हो जाता है, ठीक है। तो ये 1860 में तैयार किया गया था उसी जो अंग्रेज़ों के द्वारा, ठीक है। इसकी ये धारा 124 ए, ठीक है, उसी के अंतर्गत इसको शामिल किया गया है 1970 के दशक में, ठीक है। तो ये आप देख सकते हैं जो केदार सिंह मामले में इसके बारे में ये बात की गई थी, तो ये इसको आप लोग पढ़ लेना। बहुत ज़्यादा मतलब वो पढ़ने वाला नहीं था, मतलब एक दिया हुआ था, तो मैंने कहा कि कर दूं कि कभी क्वेश्चन पूछ ले तो आप लोग इसको थोड़ा सा रीड आउट कर लेना, ठीक है। नेक्स्ट है अल्जाइमर रोग के संबंध में बताना है। तो फर्स्ट है कि यह एक प्रगतिशील मस्तिष्क विकार है जो आमतौर पर वृद्ध लोगों को प्रभावित करता है या बोलने, सीखने, पहचान करने जैसी प्रतिदिन की गतिविधियों को प्रभावित नहीं करता है। अल्जाइमर रोग अल्जाइमर रोग का कोई उपचार नहीं है, तो ठीक है। ये देखो, ये अल्जाइमर रोग का कोई उपचार नहीं है, लेकिन ये जो बोलने, लिखने और पहचानने की प्रतिदिन की क्रिया को ये प्रभावित करता है, ठीक है। तो ये गलत है सेकेंड वाला। फर्स्ट वाला सही है कि ये एक प्रगतिशील मस्तिष्क विकार है जो आमतौर पर वृद्ध लोगों में देखा जाता है, ठीक है। तो 1 और 3 स्टेटमेंट इसमें सही है, तो हमारा सी वाला ऑप्शन इसका सही हो गया, ठीक है। सी वाला ऑप्शन सही हो गया। और ये आप लोग देख सकते हैं ये तंत्रिका तंत्र को नष्ट कर देता है, ठीक है। इसीलिए ये मतलब समस्याएं बढ़ जाती हैं इससे। तो बोलने में और सुनने में, ये लिखने में समस्या पैदा होती है। मनोदशा और व्यक्तित्व में परिवर्तन शामिल हो जाता है, ठीक है। और मनोभ्रम देखने को मिलता है इसमें। और ये एक प्रकार का सिंड्रोम है, जो बीमारी नहीं है, एक सिंड्रोम है, ठीक है। नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन नंबर 71। तो इसमें कहा गया कि निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। तो फर्स्ट है कि भारत विश्व में बासमती चावल का सबसे बड़ा निर्यातक है। सेकेंड है कि भारत हिमालय के तटीय तलहटी में गंगा के मैदानी इलाकों में बासमती चावल की खेती की जाती है। और थर्ड है कि भारत में बासमती चावल के लिए जीआई टैग सभी बासमती चावल उत्पादक राज्यों को दिया जाता है, ठीक है। तो इसमें अगर बात करें तो सभी राज्यों को ये नहीं दिया जाता है, कुछ राज्य हैं जिनको दिया गया है, तो अभी हम लोग देखेंगे, ठीक है। और ये बासमती चावल जो है मैदानी इलाकों में इसकी खेती की जाती है, ठीक है। और ये सबसे बड़ा निर्यातक की बात करें तो ये सबसे बड़ा निर्यातक भी है, ठीक है। तो 1 और 2 हमारा स्टेटमेंट सही है, और हमारा थर्ड वाला स्टेटमेंट इसमें गलत हो गया। तो ये आप देख सकते हैं कि ये संरक्षित जो भौगोलिक संकेतक के रूप में यूरोपीय संघ में आवेदन के लिए पाकिस्तान ने अभी मतलब मुद्दा उठाया था कि मतलब बासमती चावल का उसको मतलब दिया जाए, मतलब ये भारत से ले लिया जाए ये जीआई टैग का, क्योंकि वो भी प्रोडक्शन करता है, तो इसीलिए न्यूज़ में था। और बासमती चावल दुनिया के सबसे बड़े निर्यातक देशों में से एक है, ठीक है। और ये गंगा की तलहटी मैदानों में देखा जाता है। एपेडा को हिमाचल प्रदेश ने, ठीक है, एपेडा द्वारा हिमाचल प्रदेश, पंजाब, हरियाणा, उत्तराखंड, दिल्ली के बाहरी इलाके और पश्चिमी उत्तर प्रदेश और जम्मू कश्मीर, ठीक है, यहाँ पे आपको देखने को मिलेगा जीआई टैग दिया गया है 7 राज्यों के लिए, ठीक है। नेक्स्ट है 72 क्वेश्चन नंबर। तो झुके हुए बुद्ध की मूर्ति और प्रतिमाओं के संबंध में बताना है कि कौन सा स्टेटमेंट सही है। तो फर्स्ट है कि झुकी हुई बुद्ध की मूर्तियाँ या प्रतिमा अंतिम बीमारी के दौरान बुद्ध को दर्शाती हैं, ठीक है। और झुके हुए बुद्ध को सबसे पहले गंधार कला में चित्रित किया गया था। थाईलैंड और दक्षिण पूर्व एशिया के अन्य हिस्सों में झुकी हुई मुद्राएं अधिक प्रचलित हैं, ठीक है। तो देखो ये बात करें तो ये तो सही बात है, ये तीनों स्टेटमेंट हमारे सही हैं इसमें बुद्ध के बारे में, ठीक है। तो हमारा डी वाला ऑप्शन इसका सही हो गया। तो ये 26 मई 2021 को बुद्ध जयंती यानी बुद्ध पूर्णिमा यानी बैसाख या बोध गया में बुद्ध अंतर्राष्ट्रीय कल्याण मिशन मंदिर में भारत की सबसे बड़ी झुकी हुई बुद्ध प्रतिमा स्थापित की जानी थी, तो उसी के संबंध में ये न्यूज में आ गई थी, ठीक है। और ये 600 फुट का विशंसितव्य बुद्ध जिसे 1992 में म्यांमार में जो बनाया गया है, जो सबसे अभी तक की सबसे विशाल है। अगर ये बन जाएगी तो ये फिर विशाल हो जाएगी, ठीक है। तो ये न्यूज में चीज़ें रहती हैं। नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन नंबर कि स्थानों को दक्षिण से उत्तर की ओर व्यवस्थित कीजिए। तो चागोस द्वीप है, रीयूनियन है, मालदीव है और लक्षद्वीप है, ठीक है। तो इनको उत्तर से मतलब दक्षिण से उत्तर की ओर इनको जो है व्यवस्थित करना है इनको, ठीक है। तो इनके बारे में अगर बात करें चागोस द्वीप कहाँ पे है, कौन इसकी लोकेशन है, तो ये अभी अब हम लोग इसकी लोकेशन भी देख लेंगे। पहले हम लोग इसको पहले ऑर्डर में लगा लेते हैं, ठीक है।
तो इसमें अगर बात करें तो देखो सबसे पहले जो सबसे उत्तर वाले क्षेत्र में ये देखने को मिलेगा तो ये मालदीव देखने को मिलेगा, ठीक है। सबसे उत्तरी क्षेत्र में ये मालदीव है, ठीक है। और उसके बाद ये चागोस द्वीप देखने को मिलेगा। फिर आपको ये जो नहीं 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 ओ सॉरी, इसमें देखो सबसे पहले अगर बात करें तो ये तुम्हारा रीयूनियन द्वीप देखने को मिलेगा, ठीक है। उसके बाद चागोस द्वीप है, फिर आपको मालदीव मिलेगा, फिर लक्षद्वीप है, ठीक है। तो इसको हमारा हो जाएगा 2 1 3 4, ठीक है। तो हमारा 2 1 3 4 की बात करें तो हमारा बी वाला ऑप्शन इसका सही हो गया। इसमें देखें तो लोकेशन अगर हम बात करें तो देखो ये रही हमारी चागोज आर्कियोपेलिग की, ये मालदीव हो गया, ये लक्षद्वीप हो गया, और यहीं पे रीयूनियन देखने को मिलेगा, ठीक है। तो वो थोड़ा सा इसमें आया नहीं है, ठीक है। तो चलो उसको दूसरे किसी में दिखा दूंगा मैं कभी, ठीक है। नेक्स्ट है 74। तो निम्नलिखित में से किन राज्यों में विधान परिषदें हैं? तो तेलंगाना है, तमिलनाडु है, बिहार है, पंजाब है, महाराष्ट्र है। तो इसमें देखो बात करें तो तेलंगाना में आपको देखने को मिलेगा, ठीक है। और ये जो तेलंगाना में देखने को मिलेगी, और तुम्हारी देखने को मिलेगी महाराष्ट्र में है, और बिहार में है, ठीक है। पंजाब और तमिलनाडु में ये नहीं है। तो 1 3 और 5, ठीक है, 1 3 और 5, तो हमारा सी वाला ऑप्शन सही हो गया। और ये न्यूज़ में क्यों था? क्योंकि अभी जो वेस्ट बंगाल ने कहा था कि हमें भी विधान परिषद बनानी है, और उड़ीसा ने भी ऐसा बिल संकल्प पास करके दिया है, लेकिन अभी तक सरकार ने नहीं बनाया है। तो अभी वर्तमान में अगर बात की जाए तो ये आंध्र प्रदेश, बिहार, कर्नाटक, महाराष्ट्र, तेलंगाना और यूपी में विधान परिषदें हैं 6 राज्यों में। अब पहले 7 राज्यों में थी, लेकिन जम्मू कश्मीर को, जब जम्मू कश्मीर और लद्दाख यूनियन टेरिटरी बना दिया गया तो वो मतलब वहाँ डिजॉल्व हो गई, ठीक है। नेक्स्ट है 75 क्वेश्चन नंबर। तो इसमें कहा गया है कि निम्नलिखित पर विचार कीजिए। तो फर्स्ट है कि बंगाल की खाड़ी में अरब सागर में विश्व के लगभग 1/4 चक्रवात उत्पन्न होते हैं, ठीक है। सेकंड है कि पहले कुछ वर्षों में मानसून पहले से और बाद में अरब सागर में चक्रवातों की संख्या में वृद्धि हुई है, इसका कारण जलवायु परिवर्तन को माना जा सकता है, ठीक है। तो इसमें बताना है कि कौन सा स्टेटमेंट सही है। तो देखो फर्स्ट वाला तो सही है, क्योंकि बंगाल की खाड़ी और अरब की खाड़ी में विश्व के लगभग 1/4 चक्रवात देखने को मिलते हैं, ठीक है। नहीं नहीं नहीं, ये गलत है, ये गलत है स्टेटमेंट, ठीक है। ये सही नहीं है, ये गलत है। इसमें 1/4 कहाँ से है? यहाँ तो शायद 10 या 8% है। अभी हम लोग डाटा देख लेंगे पूरा, ठीक है। और ये सेकेंड वाला स्टेटमेंट सही है, तो क्योंकि इसका जो जलवायु परिवर्तन है इसी यही कारण इसका माना जा रहा है, ठीक है। इसीलिए ये चक्रवातों की संख्या बढ़ गई है। तो हमारा ए वाला ऑप्शन सही हो गया, क्योंकि सही नहीं पूछा गया है इसमें, ठीक है। तो इसमें जो आईपीसीसी की जो रिपोर्ट है इसमें कहा है कि जो अरब सागर में चक्रवातों की संख्या पिछले कुछ वर्षों से बढ़ गई है, ठीक है। तो ये जलवायु परिवर्तन ये लोग मान रहे हैं। और हाँ, विश्व के 7% चक्रवात देखने को मिलते हैं यहाँ पर, ठीक है। नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन नंबर 76। तो इसमें संविधान का भाग जो 17 है उसमें राजभाषा से संबंधित प्रावधान शामिल हैं। तो संघ की राजभाषा, प्रादेशिक भाषाएं, न्यायपालिका और अधिनियमों की भाषा, तो ये देखो तीनों शामिल हैं इसमें राजभाषाएं, ठीक है। तो तीनों के बारे में उसमें बात की गई है। तो डी वाला ऑप्शन इसका सही हो गया, ठीक है। तो ये जो भाषाओं का प्रोविज़न है ये आर्टिकल 343 से 351 तक देखने को मिलेंगे। इसमें संघ की भाषा, प्रादेशिक भाषा और विशेष निर्देश, और ये अधिनियम और न्यायपालिका की भाषा इसमें शामिल है, ठीक है। नेक्स्ट है 77। तो इसमें भारत सरकार द्वारा 2011 में तटीय विनियमन क्षेत्र यानी CRZ की स्थापना का उद्देश्य क्या बताया गया था? इसका क्या उद्देश्य है CRZ का, ठीक है। तो इसमें मछुआरा समुदाय की आजीविका सुरक्षित और सुनिश्चित करना, ठीक है। तटीय विकास को सतत रूप से बढ़ावा देना, और तटीय पर्यावरण का संरक्षण करना, ठीक है। तो ये तीनों बातें इसमें की गई थी CRZ में, ठीक है। तो ये हमारा डी वाला ऑप्शन इसका सही है, ठीक है। तो ये आपको CRZ का जो प्रोविज़न है ये 2011 में आया था, ठीक है। तो इसमें उसी के बारे में ये मतलब बातें रहती हैं, जो जलवायु परिवर्तन हो रहा है, समुद्र के स्तर में वृद्धि जो हो रही है, तो उन्हीं चुनौतियों को मतलब निपटने के लिए ये चीज़ें न्यूज़ में रहती हैं। तो ये मतलब अपना फंक्शन करते रहते हैं। नेक्स्ट है हमारा ड्रैंकोनोलॉजी शब्द दर्शाता है। तो पौधों के लिए क्लोन बनाने के लिए इस्तेमाल की जाने वाली पादप ऊतक संवर्धन की विधि है। बीजों की अनुपस्थिति में पौधों के गुणन का उत्पादन करना, वृक्ष की आयु निर्धारित करने की विधि है,
और ये जो है आनुवांशिक सामग्री को जोड़कर पौधों के जीनोम में परिवर्तन करना है। ठीक है, तो इसका देखो ये जो डेंड्रोकोनोलॉजी होती है ये वृक्षों की आयु निर्धारित करने के लिए प्रयोग की जाती है। ठीक है, तो ये हमारा सी वाला ऑप्शन सही हो गया। और इसमें क्या होता है कि कैसे आयु को देखा जाता है, तो इसमें क्या होता है कि जो ट्री रिंग डेटिंग या ग्रोथ रिंग डेटिंग भी कहा जाता है, जैसे कि मतलब उसमें जो छल्ले होते हैं, ठीक है, उसी को मतलब गिनकर उसकी आयु निर्धारित की जाती है। नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन नंबर 79। तो भारत में हॉल मार्किंग किस धातुओं के आभूषण के लिए उपलब्ध है? तो सोना है, चांदी है, प्लेटिनम है। तो देखो प्लेटिनम के लिए इस्तेमाल नहीं की जाती है, सोना और चांदी के लिए इस्तेमाल की जाती है। तो एक और दो स्टेटमेंट सही हो गया, तो बी वाला ऑप्शन इसका सही है। ठीक है, नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 80। तो इसमें कहा गया कि जी ट्वेंटी के संबंध में बताना है। तो जी ट्वेंटी प्रमुख अर्थव्यवस्थाओं की सरकारों और केंद्रीय बैंकों के गवर्नरों का एक अंतर्राष्ट्रीय मंच है और जी20 का गठन 2008 में वैश्विक वित्तीय संकट के परिणाम स्वरूप हुआ था। यह जलवायु परिवर्तन, समन, सतत विकास से संबंधित मुद्दों का प्रावधान करने के लिए किया जाता है। ठीक है, तो इसमें अगर बात की जाए तो ये देखो जो हमारा पहला स्टेटमेंट तो सही है, क्योंकि जी ट्वेंटी जो 20 प्रमुख अर्थव्यवस्थाओं की सरकारी और केंद्रीय बैंकों के गवर्नरों का एक ये मंच है। ठीक है, लेकिन इसकी 2008 में नहीं, इसकी तो स्थापना की गई थी 1999 में, तो बहुत पहले की जा चुकी है। ठीक है, तो ये गलत है। और ये तुम्हारा थर्ड वाला स्टेटमेंट सही है, क्योंकि ये जलवायु परिवर्तन, समन और सतत विकास के मुद्दों की बात करते हैं। तो हमारा एक और तीन सही हो गया, तो बी वाला ऑप्शन इसका सही है। ठीक है, नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 81। तो इसमें कहा गया कि कभी कभी समाचारों में चर्चित एथेरियम या टीथर हैं। तो ये मतलब एथेरियम या टीथर क्या है? तो सेंट्रल बैंक डिजिटल करेंसी है। ठीक है, और बी है कि कंप्यूटर मारवेयर हैं, और रैम समवेयर हमले हैं, क्रिप्टो करेंसी है। तो देखो ये हमारा डी वाला ऑप्शन है, ये एक क्रिप्टो करेंसी है जो बिटकॉइन विकेंद्रीकृत क्रिप्टो करेंसी का पहला और सबसे बड़ा है, जो ऑनलाइन भुगतान प्रणाली में तेज़ी से मुख्यधारा में शामिल हो रहे हैं। ये इथेरियम, टीथर और बिनेंस काइन, ये मतलब बहुत तेज़ी से इसका जो है मतलब डिजिटल प्रभाव बढ़ रहा है। ठीक है, ऑनलाइन प्लेटफॉर्म में जो भुगतान प्रणाली के लिए, तो ये बहुत ज़्यादा न्यूज में है, तो इनको याद रखना। ये पूछ लेंगे कि एथेरियम या टीथर क्या है या विनिंस काइन क्या है। ठीक है, तो इनके बारे में आप लोगों को थोड़ा सा मतलब इनको याद रखना है। नेक्स्ट है हमारा लक्षद्वीप के संबंध में बताना है कि कौन सा स्टेटमेंट सही है। तो लक्षद्वीप एक यूनि डिस्ट्रिक्ट केंद्र शासित प्रदेश है। लक्षद्वीप में कुल वनावरण इसके भौगोलिक क्षेत्र का लगभग 90% है। हाल के वर्षों में बिजली उत्पादन का सबसे बड़ा घटक सौर ऊर्जा के माध्यम से प्राप्त किया गया है। ठीक है, तो कौन सा स्टेटमेंट इसमें सही है ये बताना है। इसमें तो इसमें अगर बात करें तो देखो पहला और सेकेंड तो सही है, क्योंकि यूनि डिस्ट्रिक्ट केंद्र शासित प्रदेश है ये। ठीक है, और इसमें लक्षद्वीप के कुल वनावरण में आपको 90% देखने को मिलेगा भौगोलिक क्षेत्र का। और ये जो बिजली उत्पादन का सौर ऊर्जा माध्यम है तो नहीं, ये प्रमुख वहाँ का जो बिजली उत्पादन का माध्यम है वो जनरेटर है। ठीक है, तो ये गलत है और फर्स्ट और सेकंड सही है। तो ये न्यूज़ में क्यों है? क्योंकि अभी देख रहे हो कि कितना ज़्यादा न्यूज़ में रहा है, वहाँ का जो डेवलपमेंट प्रोग्राम हो रहा है। ठीक है, तो उसी के संबंध में वो बहुत ज़्यादा न्यूज़ में है। वहाँ के लोगों को वहाँ से डिस्प्लेस किया जा रहा है, हटाया जा रहा है, तो उनको मतलब उन पे अगर कोई आवाज़ उठाता है तो उस पर जो है वही जो इस समय इंडिया में चल रहा है कि जो एंटी नेशन वाला चार्ज लगा के उनको हटा देना। ठीक है, तो ये चीज़ें चल रही हैं न्यूज़ में। नेक्स्ट है 83 क्वेश्चन नंबर। तो सिंथेटिक बायोलॉजी के संबंध में बताना है कि कौन सा स्टेटमेंट सही है। तो सिंथेटिक बायोलॉजी एक ऐसी तकनीक है जो कोशिका की री इंजीनियरिंग करके जैविक जीवों और प्रक्रियाओं में परिवर्तन करने में मदद करती है और सिंथेटिक बायोटिक घातक बीमारियों के इलाज में मदद कर सकती है। सिंथेटिक बायोलॉजी के क्षेत्र में विश्व स्वास्थ्य संगठन अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर नियंत्रित किया जा सकता है। ठीक है, तो इसमें अगर बात करें तो कौन सा स्टेटमेंट सही है? तो देखो इसमें अगर बात करें तो पहला और दूसरा तो सही है, क्योंकि इसमें ये ऐसी तकनीक है जो री इंजीनियरिंग करके जैविक जीवों और प्रक्रियाओं में परिवर्तन किया जा सकता है और इसके द्वारा घातक बीमारियों में इलाज की मदद भी की जा सकती है। लेकिन थर्ड वाला स्टेटमेंट ये गलत है इसमें। ठीक है,
तो हमारा ए, बी और सी स्टेटमेंट मतलब सही हो गया। तो बी वाला ऑप्शन हमारा इसका सही हो गया, ठीक है। एक और दो, और ये देखो तो इसमें ये अंतर्राष्ट्रीय, ये मतलब रेगुलेट नहीं किया जा रहा है अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर, इसे कोई भी रेगुलेट नहीं कर रहा है, ये फ्री है, ठीक है। तो ये गलत है वो वाला स्टेटमेंट। नेक्स्ट है 84। तो इसमें कहा गया कि निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। तो फर्स्ट है कि भारत में किसी भी व्यक्ति को अपराध करने के समय लागू करने के उल्लंघन के अलावा किसी भी अपराध के लिए दोषी नहीं ठहराया जा सकता है। सेकेंड है कि भारत का संविधान दोहरा जोखिम सुरक्षा की गारंटी देता है और भारत में किसी भी कानून को भूतलक्षी से संशोधित नहीं किया जा सकता। तो गलत है ये स्टेटमेंट, क्योंकि भूतलक्षी स्तर पर संशोधित किया जा सकता है, लेकिन वो क्रिमिनल केस में नहीं, बल्कि जो दीवानी केस होते हैं, ठीक है, उसमें ये लागू किया जा सकता है। तो वोडाफोन वाला मामला आप लोगों ने सुना होगा कि उसको भूतलक्षी तौर पे लागू किया गया था, ठीक है। तो ये हमारा गलत हो गया थर्ड वाला स्टेटमेंट, ठीक है। और थर्ड वाला गलत हो गया और फर्स्ट एंड सेकंड सही है, क्योंकि ये दोहरा जोखिम सुरक्षा की गारंटी देता है, ठीक है। और भारत में अपराध करने के समय लागू कानून के उल्लंघन के अलावा किसी भी अपराध के लिए दोषी नहीं ठहराया जा सकता। तो ये ए और पहला दूसरा सही है, तो बी वाला ऑप्शन सही हो गया इसका, ठीक है। तो इसमें ये आप देख सकते हैं जो आर्टिकल 20 में दोहरे जोखिम से सुरक्षा की गारंटी दी जाती है, और 20(1) में कहा गया है कि कोई व्यक्ति किसी अपराध के लिए तब तक दोषी सिद्ध नहीं ठहराया जा सकता जब तक कि उसने ऐसा कार्य करने के समय जो अपराध के रूप में आरोपित है किसी भी प्रवृत्ति विधि अतिक्रमण नहीं किया है, किसी भी विधि का अतिक्रमण नहीं किया है, उसके लिए ये मतलब उसे सुरक्षा प्रदान करता है। नेक्स्ट है 85 क्वेश्चन नंबर। तो इसमें कहा गया कि पिछले 5 वर्षों में थोक मूल्य सूचकांक यानी WPI के संबंध में मुद्रास्फीति हमेशा 10% से नीचे रही है। सेकेंड है कि पिछले 5 वर्षों में खुदरा मुद्रास्फीति हमेशा भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा निर्धारित 4 ± 2 के लक्ष्य के भीतर रही है, मतलब 4 से 2 और मतलब 6 के बीच में, ठीक है। तो कौन सा कथन सही नहीं है ये बताना है इसमें, ठीक है। तो दोनों स्टेटमेंट इसमें गलत हैं, क्योंकि ये 10% से जो नीचे नहीं रही है तो ये नीचे आ गई है, और ये मतलब ये वाला जो फॉलो हुआ है तो ये 6% के ऊपर भी चली गई है। तो दोनों स्टेटमेंट ये गलत हैं। इसमें आप देख सकते हैं तो 12.94 के रिकॉर्ड उच्च स्तर पर पहुंच गई थी। तो कमोडिटी के उच्च कीमतों में कम आधार से प्रेरित की गई थी, ठीक है। और खुदरा मूल्य जो खुदरा मुद्रास्फीति में 6.30 हो गई थी ये, ठीक है। तो ये आप देख सकते हैं, तो दोनों तरह से ये मतलब देखा गया तो कोई चीज़ भी फॉलो नहीं कर पाए हैं, ठीक है। नेक्स्ट है 86 क्वेश्चन नंबर। तो मोनोक्लोनल एंटीबॉडी के बारे में बताना है। तो ये बहुत ज़्यादा न्यूज में रहा था, अभी कोविड-19 का दौर चल रहा है तो इस समय इसकी इम्पोर्टेंस है, ऐसे क्वेश्चन पूछने के चांसेस बन सकते हैं, ठीक है। तो मोनोक्लोनल एंटीबॉडी एक कृत्रिम एंटीबॉडी है जो हमारी प्रतिरक्षा प्रणाली की प्रक्रिया की नकल करती है, और ये वायरस के विशिष्ट भाग से बंध जाते हैं, जिससे स्वास्थ्य कोशिकाओं को संक्रमित करने की इनकी क्षमता अवरुद्ध हो जाती है, और वे रोगियों के लिए फ़ायदेमंद जो गंभीर जो कोविड-19 के अस्पतालों में भर्ती और जिन्हें ऑक्सीजन की आवश्यकता होती है, ठीक है। तो इसमें अगर बात करें तो देखो ये थर्ड वाला स्टेटमेंट ये गलत है, क्योंकि ये उन रोगियों के लिए फ़ायदेमंद नहीं है जो गंभीर रूप से जो मतलब गंभीर रूप से कोविड-19 से ग्रसित हैं, तो उनके लिए ये अनुमति नहीं है कि उनके पर ये टेक्नोलॉजी इस्तेमाल की जाए। लेकिन मोनोक्लोनल एंटीबॉडी कृत्रिम एंटीबॉडी होती है जो प्रतिरक्षा प्रणाली की प्रक्रिया की नकल कर लेती है, वो मतलब डुप्लीकेट एंटीबॉडी बना लेती है, ठीक है। और ये वायरस के विशिष्ट भाग से बंध जाते हैं जो जिससे स्वास्थ्य कोशिका को संक्रमित करने की इनकी क्षमता अवरुद्ध हो जाती है, उनको बचाते हैं। तो ये फर्स्ट एंड सेकेंड स्टेटमेंट सही है, लेकिन ये हमारा थर्ड वाला गलत हो गया इसमें, ठीक है। तो ये है वायरल के बारे में कि ये हमारे शरीर की एंटीबॉडी के रूप में जाना जाने वाला प्रोटीन का निर्माण करते हैं, और ये एंटीबॉडी के लिए हमारी प्रतिरक्षा प्रणाली गतिविधियों की नकल करते हैं, ठीक है, ताकि जो है उससे सुरक्षा प्रदान की जाए, ठीक है। और ये देखो ये मतलब जो गंभीर रूप से कोविड-19 के व्यक्ति हैं उनके लिए अनुमति नहीं है इसके, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही। जो हम लोगों ने क्वेश्चन 100 मतलब ये 86 क्वेश्चन हम लोग मुझे मिले थे बहुत अच्छे अच्छे।
तो उनको इंक्लूड किया था। अब आप लोगों को बताना है कि ये क्या यूपीएससी के लेवल के हैं, क्या आप कह सकते हैं कि ये मतलब अच्छे नहीं। ठीक है, तो अगर आपको अच्छे लग रहे हैं तो प्लीज़ इसको लाइक करें, सब्सक्राइब करें, ताकि मैं आगे का वीडियो बना सकूं, क्योंकि यार बहुत मेहनत लगती है और उसके बाद जब कोई ज़्यादा देखता नहीं है तो फिर मन में आता है कि कोई कार्य करने का मन करता है, लेकिन फिर सोचते हैं चलो छोड़ो यार, जब आप लोग भी सीरियस नहीं है तो मैं क्यों सीरियस हो जाऊं। ठीक है, तो अगर आप लोग थोड़ा सा मतलब सहयोग करेंगे तो मैं आपका पूरा सहयोग करूंगा, क्योंकि पिछला वीडियो डाला था मैंने वो 1 मंथ होने को है और केवल जो उसमें 300 लोगों ने उसको देखा है। तो यार इतने मेहनत लगती है और आप इतने कम लोग देख रहे हो तो यार अच्छा नहीं लगता है मुझे खुद भी, क्योंकि यार इतना टाइम वेस्ट करना कोई मतलब नहीं। इतना मैं अपने किसी और काम पे दूंगा तो वो हमारा ज़्यादा प्रॉफिटेबल होगा। ठीक है, तो आप लोगों को अगर आगे के वीडियो ऐसे करंट अफेयर के चाहिए तो प्लीज़ इसको लाइक करें, शेयर करें और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुंचाएं। जितना ज़्यादा वीडियो देखा जाएगा उतना ही मैं इफ़ेक्टिवली और अच्छा वीडियो बनाऊंगा, उतने अच्छे अच्छे क्वेश्चन इंक्लूड करूंगा। ठीक है, तो ये आप लोगों के ऊपर डिपेंड है कि आप लोगों को क्या करना है। तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।